हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो सब लोग। आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। तो बेटा, हम बायोलॉजी चीट कोड सीरीज कर रहे हैं, बायोलॉजी चीट शीट सीरीज कर रहे हैं, जिसमें हम एनसीईआरटी की हर एक लाइन से किस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है वो हम देखते हैं। तो हम 12th कंप्लीट कर चुके हैं, 11th में हम मोर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स देख चुके हैं। आज हम एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स देखेंगे, ठीक है। तो तैयार हो आप लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, एनसीईआरटी की एक एक लाइन से हर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को देखने के लिए और अपनी तैयारी को फाइनल करने के लिए। तो एकदम एनर्जी के साथ फटाफट से सारे क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें पता चल जाएगा हमारी कितनी तैयारी है, कौन सा ऐसा पोर्शन है जिसमें हमें थोड़ी रिवीजन की जरूरत है और कौन सा पोर्शन है जो हमारा बहुत अच्छे से स्ट्रांग हो चुका है। तो कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं, एक एक करके सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो, सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है, एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पर मिलता है आपको, देखो शूट एपिकल मेरिस्टेम भी होता है, रूट एपिकल मेरिस्टेम भी होता है। तो ये रूट टिप पे होगा होगा ये प्राइमरी टिश्यू बनाएगा बेटा, ये प्राइमरी मेरिस्टेम है तो प्राइमरी बॉडी बनाएगा, प्राइमरी टिश्यू बनाएगा। दो तरीके के प्राइमरी मेरिस्टेम होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम, है ना। तो क्या एपिकल मेरिस्टेम रीजेनरेट भी करता है पार्ट ऑफ प्लांट्स? नहीं। कौन रीजेनरेट करता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। कौन रीजेनरेट करता है, इंटर कैलरी मेरिस्टेम करता है, एपिकल मेरिस्टेम नहीं करता। तो बोथ ए एंड बी करेक्ट है, आंसर डी हो जाएगा। बोथ ए एंड बी करेक्ट है, आंसर डी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ड्यूरिंग लीफ फॉर्मेशन एंड स्टेम एलोंगेशन सम सेल्स ऑफ एपिकल मेरिस्टेम लेफ्ट बिहाइंड। जैसे जैसे आपकी स्टेम ग्रो करेगी, लीफ फॉर्मेशन होगा लीफ प्राइमोर्डिया से, और कुछ सेल्स एपिकल मेरिस्टेम के पीछे रह जाते हैं। वो क्या बनाते हैं बेटा, एक्सिलरी बड। ये आपके लीफ के एक्साइल में होता है, एक्सिलरी बड। ये आगे जाकर इससे फ्लावर भी ओरिजिनेट हो सकता है, इससे एक नई ब्रांच भी बन सकती है। कहते क्या है इसको, एक्सिलरी बड। डायरेक्टली एनसीईआरटी की लाइन है, एनसीईआरटी में आपने देखी है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3, इंटर कैलरी मेरिस्टेम। ये ग्रासेस में आपको देखने को मिलेगा, मिलेगा, रीजेनरेट करता है, ग्रासेस में मिलेगा। मेच्योर टिश्यू के बीच में मिलेगा, बिल्कुल ये लाइन भी एनसीईआरटी में है, मेच्योर टिश्यू के बीच में, अकर्स बिटवीन मेच्योर टिश्यू। वैसे मेच्योर टिश्यू के अंदर सेकेंडरी मेरिस्टेम देखने को मिलता है, बट बिटवीन मेच्योर टिश्यू इंटरकैलरी मेरिस्टेम मिलता है। तो आंसर सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, आंसर सी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4, प्राइमरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम प्लांट की लाइफ में बाद में आएगा या पहले आएगा बेटा, बाद में नहीं आएगा, पहले आएगा। बाद में तो सेकेंडरी मेरिस्टेम आएगा। क्या ये प्लांट पार्ट को रीजेनरेट करने का काम करता है? जी हाँ, क्योंकि प्राइमरी मेरिस्टेम दो तरीके के होते हैं, एपिकल और इंटरकैलरी। इंटरकैलरी रीजेनरेशन का काम करता है, सीधी सीधी सी बात है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर हो जाएगा डी, आंसर हो जाएगा डी, सिंपल है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, प्राइमरी बॉडी ऑफ प्लांट इज फॉर्म्ड बाय। प्राइमरी बॉडी, प्राइमरी टिश्यू किसने बनाया है बेटा, मेरिस्टेम ने। एपिकल मेरिस्टेम ने बनाया है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम ने बनाया है। ये आपके पास जो वेस्क्यूलर कैम्बियम आ रहा है, ये लेटरल मेरिस्टेम है बेटा, है ना, जो सेकेंडरी बॉडी बना रहा है, सेकेंडरी प्लांट बॉडी बना रहा है, प्राइमरी नहीं बना रहा। प्राइमरी प्राइमरी मेरिस्टेम बनाएगा, तो मैं मेरिस्टेम को यहाँ पर करेक्ट बोल सकती हूँ। बट वेस्क्यूलर कैम्बियम आपको पता है लेटरल मेरिस्टेम का पार्ट होता है, जो सेकेंडरी प्लांट बॉडी बनाता है। तो बोथ ए एंड बी भी नहीं होगा, आंसर ए होगा। तो यहाँ पर हम आंसर क्या करेंगे, ए करेंगे बेटा। वैसे आप जानते हो लेटरल मेरिस्टेम भी हो सकता था, पर कुछ नहीं लिखा हुआ, सिर्फ मेरिस्टेम लिखा हुआ है ना। तो मेरिस्टेम में आप शूट एपिकल मेरिस्टेम, रूट एपिकल मेरिस्टेम की बात करें, जो प्राइमरी बॉडी बनाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ए, आंसर क्या हो जाएगा, ए। आगे देखो जरा क्वेश्चन नंबर 6, किसकी बात करें, अब हम लेटरल मेरिस्टेम की बात करें। लेटरल मेरिस्टेम प्राइमरी मेरिस्टेम है? नहीं, सेकेंडरी मेरिस्टेम है। ये प्लांट की लाइफ में जल्दी आता है? नहीं, लेट आता है, सेकेंडरी ग्रोथ करता है। ये सेकेंडरी टिश्यूज बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? बिल्कुल, ये सेकेंडरी ग्रोथ करता है और सेकेंडरी टिश्यूज बनाने के लिए ही रिस्पॉन्सिबल है। आंसर क्या होगा, सी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7, सेकेंडरी मेरिस्टेम इंक्लूड। सेकेंडरी मेरिस्टेम में फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम आएगा, जो इंट्रा वेस्कुलर कैम्बियम होता है, जी हाँ। कॉर्टेक्स में प्रेजेंट कॉर्क कैम्बियम आएगा, बिल्कुल कॉर्क कैम्बियम आएगा, जिसको आप फेलोजन भी बोलते हो, जिसको आप फेलोजन भी बोलते हो। क्या सेकेंडरी मेरिस्टेम में सेकेंडरी फ्लोएम आएगा? बेटा सेकेंडरी मेरिस्टेम से सेकेंडरी फ्लोएम बनता है, सेकेंडरी मेरिस्टेम खुद सेकेंडरी फ्लोएम नहीं है ना। तो ये गलत हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी, बोथ ए एंड बी। आंसर क्या हो जाएगा, डी, बोथ ए एंड बी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 8, मेरिस्टेम that occur in mature region of root and shoot of plants। अब in between mature tissue नहीं बोला, जो root और shoot के mature region में होता है। mature region में जो मेरिस्टेम होता है बेटा, वो आपका सेकेंडरी मेरिस्टेम होता है। सेकेंडरी मेरिस्टेम को और किस नाम से जानते हैं, लेटरल मेरिस्टेम के नाम से जानते हैं। एपिकल और इंटरकैलरी आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों प्राइमरी मेरिस्टेम होते हैं। और ये मेच्योर रीजन में मिल रहे हैं, तो मेच्योर रीजन में आपको सेकेंडरी मेरिस्टेम मिलता है। सेकेंडरी मेरिस्टेम को आप लेटरल मेरिस्टेम भी बोलते हो, आंसर सी होगा, आंसर सी होगा, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9। अब ये डायग्राम आपके पास एनसीईआरटी के अंदर है, ये आपको पता है, ये रूट कैप है, रूट कैप बनाने वाले सेल्स है, यहाँ पर इनिशियल्स है रूट कैप सेल्स के। अगर आप रूट को थोड़ा सा देखोगे बेटा,
तो अंदर की तरफ ये जो आपको पूरा टिश्यू दिख रहा है ये आपको कॉर्टेक्स दिख रहा है ना। अगर आप इस डायग्राम को देखोगे एनसीईआरटी में तो अंदर की तरफ सेल से एपिडर्मिस के अंदर आपको पूरा कॉर्टेक्स देखने को मिलेगा रूट में, ठीक है। अच्छा, अब इस कॉर्टेक्स के बाहर जो आपको लेयर दिख रही है वो प्रोटोडर्म की लेयर है। ये लेयर किसकी है? ये प्रोटोडर्म की है, ये प्रोटोडर्म की है। अगर ये आपके पास कॉर्टेक्स है तो ये टिप आपके पास क्या है? ये इस कॉर्टेक्स के इनिशियल्स है। इस कॉर्टेक्स को और किस नाम से जानते हैं बेटा? कॉर्टेक्स को सेंट्रल सिलेंडर के नाम से भी जानते हैं, कॉर्टेक्स को सेंट्रल सिलेंडर के नाम से भी जानते हैं। तो ये सेल्स क्या हैं? ये इनिशियल्स हैं कॉर्टेक्स के, ये इनिशियल्स हैं कॉर्टेक्स के या सेंट्रल सिलेंडर के। ये जो सेल्स हैं जो इन्होंने मार्क नहीं कर रखे, ये हमें पता है रूट एपिकल मेरिस्टेम होते हैं। तो जरा इसकी मार्किंग देख लो। 1 आपके पास क्या है? कॉर्टेक्स है। 1 आपके पास कॉर्टेक्स है या सेंट्रल सिलेंडर है, तो ये ऑप्शन कट हो जाएगा। 2 आपके पास प्रोटोडर्म है, तो ये ऑप्शन भी कट हो जाएगा। 3 आपके पास इनिशियल्स हैं, इनिशियल्स हैं कॉर्टेक्स के, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ए, ठीक है। ये डायरेक्टली लेबलिंग वाला क्वेश्चन आपके पास आ गया। वैसे नीट में जो एक्सपेक्टेड है बेटा, ये रूट एपिकल मेरिस्टेम पूछना एक्सपेक्टेड है कि रूट के आपके पास यहाँ पर जो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है कौन सा मेरिस्टेम है? रूट एपिकल मेरिस्टेम है, उसको याद रखना। आगे देख लो जरा क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमें अभी सेम डायग्राम लीफ के लिए, स्टेम के लिए आपको दिखाया हुआ है। तो स्टेम के लिए आपको पता है यहाँ पर जो मेरिस्टेम है वो शूट एपिकल मेरिस्टेम आपको देखने को मिलता है, जिसको मैं एसएएम लिख सकती हूँ, शूट एपिकल मेरिस्टेम। शूट एपिकल मेरिस्टेम से लीफ का प्राइमोडिया बनता है, ये इससे पूरी की पूरी लीफ जनरेट होगी, है ना। ये एक है, ये दूसरी है बेटा, इनसे लीफ बनेगी, तो ये लीफ का प्राइमोडिया है, ये लीफ का प्राइमोडिया है। अब एक तरफ तो लीफ की ग्रोथ होती है, जो सेल्स एपिकल मेरिस्टेम के नीचे रह जाते हैं वो एक्सिलरी बड बनाते हैं, अभी आपने डेफिनेशन देखा। तो ये आपके पास एक्सिलरी बड है। आपको क्या करना है इसमें? एक्सिलरी बड ही आइडेंटिफाई करना है, आंसर 3 होगा। ये होता है आपके पास एक्सिलरी बड, जिससे फ्लावर भी आ सकता है, जिससे ब्रांच भी आ सकती है, आंसर सी होगा, आंसर सी होगा। आगे देखो जरा क्वेश्चन नंबर 11, परमानेंट टिश्यू। अब आप परमानेंट टिश्यू पर आ गए। 2 तरीके के परमानेंट टिश्यू होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं, ठीक है। परमानेंट टिश्यू रेगुलरली डिवाइड करते हैं डैमेज रिपेयर करने के लिए। नहीं बेटा, मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिवाइड करते हैं, परमानेंट होने के बाद डिवीजन नहीं होता। इनमें अगर डिवीजन होगा तो वो ओकेजनली होगा, जनरली ये डिवाइड नहीं करते, बिल्कुल सही बात है। एक बार जो टिश्यू परमानेंट हो चुका है बहुत ओकेजनल उसके अंदर डिवीजन होगा डी डिफरेंशिएशन से, जनरली वो डिवाइड नहीं करते। ये दोनों स्टेटमेंट सही है, आंसर डी हो जाएगा, बोथ बी एंड सी। ये दोनों स्टेटमेंट सही है, आंसर डी हो जाएगा, बोथ बी एंड सी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 12, फिर से सिंपल टिश्यू की बात हो रही है। तो सिंपल टिश्यू है बेटा, चाहे सिंपल हो चाहे कॉम्प्लेक्स हो, ये परमानेंट टिश्यू होते हैं, मेरिस्टेमेटिक तो नहीं। 2 ऑप्शन आप सीधा सीधा एलिमिनेट कर सकते हो। अब ये मेरिस्टेमेटिक है नहीं, ये परमानेंट है। परमानेंट टिश्यू सिंपल वो होते हैं जिनमें सारे सेल्स स्ट्रक्चर और फंक्शन में सिमिलर होते हैं या डिफरेंट टाइप के होते हैं। अगर सेल्स डिफरेंट टाइप के होते हैं उन्हें आप कॉम्प्लेक्स टिश्यू बोलते हो, और अगर सेल्स सिमिलर होते हैं तो उन्हें आप सिंपल टिश्यू बोलते हो। तो सिंपल टिश्यू में आपको वो परमानेंट टिश्यू मिलेगा जो स्ट्रक्चर और फंक्शन में सिमिलर है, ठीक है जी। आगे देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 13, अब बात हो रही है कॉम्प्लेक्स टिश्यू की। अगेन कॉम्प्लेक्स टिश्यू मेरिस्टेमेटिक तो है नहीं, तो मेरिस्टेमेटिक वाले दोनों ऑप्शन कट कर दो, है तो ये परमानेंट। अब परमानेंट टिश्यू है जिसके अंदर सारे सेल्स सिमिलर होते हैं स्ट्रक्चर में, नहीं तो वो सिंपल होता। ये वो परमानेंट टिश्यू है जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू में आप जाइलम और फ्लोएम के बारे में पढ़ते हो, आंसर क्या होगा? डी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन 14 हमें फिर से सिंपल टिश्यू की बात हो रही है। सिंपल टिश्यू में कुछ सेल्स होते हैं जिनका ऑरिजिन सिमिलर होता है, सारे सेल्स एक ही टाइप के होते हैं। आपने अभी देखा सिंपल टिश्यू स्ट्रक्चरली फंक्शनली एकदम सेम। डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स तो मिलते ही नहीं, इनको कट कर दो। डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स नहीं मिलते बेटा, सारे एक ही तरीके के सेल होते हैं, एकदम सिमिलर, आंसर बी होगा, एकदम सिमिलर, आंसर बी होगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 15, मेजर कंपोनेंट विद इन ऑर्गन्स इज। ज्यादातर प्लांट के ऑर्गन में जो मेजर कंपोनेंट आपको मिलेगा वो पेरेन्काइमा है। ये यूनिवर्सल है, ऑलमोस्ट हर लेयर के अंदर आपको देखने को मिल जाता है, हर ऑर्गन में आपको देखने को मिल जाता है। तो मेजरली जो कंपोनेंट प्लांट के हर एक ऑर्गन में बेटा वो पेरेन्काइमा होता है, वो पेरेन्काइमा। आगे देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 16, पेरेन्काइमा की वॉल्स थिन होती हैं, एकदम थिन होती हैं, सेल्यूलोज की बनी होती है, लिविंग है, थिन थिन सेल वॉल इसके पास प्रेजेंट है। पेरेन्काइमा लिविंग सेल्स है आपके पास, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 17, पेरेन्काइमा का काम क्या है। पेरेन्काइमा फोटोसिंथेसिस करता है, मेसोफिल में है, स्टोरेज का काम करेगा, सिक्रीशन का काम करेगा, ये सारे काम पेरेन्काइमा के हैं, आंसर हो जाएगा डी। आगे देखिए पेरेन्काइमा के सेल्स, पेरेन्काइमा के सेल्स आइसोडायमेट्रिक, डायमीटर एकदम सेम, तो वेरिंग डायमीटर नहीं हो सकता, डायमीटर एकदम सेम है। इंटरसेल्यूलर स्पेसेस के बारे में क्या बताया हुआ है। अगर इंटरसेल्यूलर स्पेस इनके पास प्रेजेंट होता है बेटा
तो अगर इंटरसेल्यूलर स्पेस इनके पास प्रेजेंट होता है बेटा, तो क्या बात करते हैं हम, नो इंटरसेल्यूलर स्पेस या स्मॉल इंटरसेल्यूलर स्पेस। अच्छा, दोनों ही, पैरेन्काइमा के बारे में हम दोनों ही चीजें पढ़ रहे हैं कि या तो इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं है, पहली बात तो नहीं है, और अगर है तो बहुत कम है, बहुत मिनिमम प्रेजेंट है, ठीक है। तो नो इंटरसेल्यूलर स्पेस भी हो सकता है, स्मॉल इंटरसेल्यूलर स्पेस भी हो सकता है, आंसर डी आ जाएगा, आंसर डी आ जाएगा। आगे देखो जरा क्वेश्चन नंबर 19, कॉलिन काइमा आपको कहाँ देखने को मिलता है। एक चीज याद रखनी है हमें कि कॉलिन काइमा मोनोकोट्स में कभी भी नहीं होता, और कॉलिन काइमा रूट्स में भी नहीं होता। कॉलिन काइमा मोनोकोट्स में नहीं होता, कॉलिन काइमा रूट्स में नहीं होता। तो मोनोकोट्स वाले दोनों ऑप्शन कट कर देंगे, ये डाइकोट्स में है। डाइकोट्स में ये एपिडर्मिस के नीचे होता है या एंडोडर्मिस के नीचे होता है बेटा, ये आपके कॉर्टेक्स का हिस्सा बनाता है, ये एपिडर्मिस के नीचे होता है। ये किसके नीचे प्रेजेंट होता है, एपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट होता है, आंसर सी हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 20, कॉलिन काइमा के सेल्स कॉर्नर पे थिक होते हैं, किसका डिपोजिशन होता है, सेल्यूलोज का, हेमीसेल्यूलोज का, पेक्टिन का, तीनों का डिपोजिशन होता है, तीनों का डिपोजिशन होता है। सेल्यूलोज की सेल वॉल पैरेन्काइमा में है, डिपोजिशन एंगुलर सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन का कॉलिनकाइमा में है। आगे देखो फिर से किसकी बात हो रही है, कॉलिनकाइमा की ही बात हो रही है। तो कॉलिनकाइमा के सेल्स पॉलीगोनल हो सकते हैं और उनमें कभी भी क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, गलत बात। सी से कॉलिनकाइमा, सी से क्लोरोप्लास्ट, याद करने की टेक्निक है। कॉलिनकाइमा में तो बहुत ज्यादा ऑफन आपको क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है। सेल्स पॉलीगोनल भी होते हैं, सेल्स ओवल भी होते हैं, सेल्स स्फेरिकल भी होते हैं, ठीक है। तो पॉलीगोनल हो सकते हैं और उनमें क्लोरोप्लास्ट हो सकता है, ओवल हो सकते हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट हो सकता है, बिल्कुल दोनों ही करेक्ट है, बोथ बी एंड सी हो जाएगा। पॉलीगोनल, ओवल, स्फेरिकल तीनों शेप होती है और मोस्टली क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 22, कॉलिनकाइमा के सेल्स, कॉलिनकाइमा के सेल्स में इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं होता, पैरेन्काइमा में मेजरली नहीं होता, होगा तो छोटा होगा, ठीक है। कॉलिनकाइमा में तो है ही नहीं, कोई इंटरसेल्यूलर स्पेस इनके अंदर नहीं होता, आंसर ए है। इनके अंदर सीधी सी बात है, कोई इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं होता। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 23, मैकेनिकल सपोर्ट कौन देता है प्लांट को, तो मैकेनिकल सपोर्ट कॉलिनकाइमा भी देता है, स्लेरेनकाइमा भी देता है। पैरेन्काइमा तो लिविंग टिश्यू है, मेजर ग्राउंड टिश्यू बना लेता है पैरेन्काइमा। मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम कॉलिनकाइमा और स्लेरेनकाइमा दोनों का है, आंसर डी हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। आगे देखो आपको बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे चूज करना है। सारे कॉलिनकाइमेटस सेल्स फूड एसिमिलेट करते हैं बेटा, फूड को लेकर कॉलिनकाइमा में एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है कि कॉलिनकाइमा के पास क्लोरोप्लास्ट होता है, और जिस जिस कॉलिनकाइमा के पास क्लोरोप्लास्ट है वो फूड एसिमिलेट कर पाएगा, सीधी सी बात है। तो क्या सारे एसिमिलेट कर पाएंगे, नहीं, जिनके पास क्लोरोप्लास्ट है वो। कोई भी नहीं एसिमिलेट कर पाएगा, ऐसा नहीं है। कुछ कॉलिनकाइमेटस सेल्स एसिमिलेट नहीं कर पाएंगे, ये सही बात है, जिनके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं है वो नहीं कर पाएंगे। सारे नहीं कर पाएंगे ऐसा नहीं है, आंसर सी हो जाएगा, आंसर आपके पास यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 25, कॉलिनकाइमा मैकेनिकल सपोर्ट किसको देता है, यंग स्टेम को देता है, देता है। पिटियोल ऑफ लीफ ऑर्गन्स नहीं, अच्छा पिटियोल ऑफ लीफ तो हमें पता है, लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, यंग स्टेम भी लिखा हुआ है, पिटियोल ऑफ लीफ भी लिखा हुआ है। ओनली नहीं होना चाहिए, ओनली इनकरेक्ट हो जाएगा, सिर्फ ओनली वर्ड आप नहीं बोल सकते, ऑर्गन्स ओनली भी नहीं है, आंसर ही हो जाएगा। यहाँ ऑल ऑफ दीज नहीं देंगे बेटा, बिकॉज ये ओनली वाला स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है ना, ये ओनली वाला स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट नहीं है। पिटियोल ऑफ लीफ ऑर्गन्स ओनली एंड ऑर्गन्स ओनली, यंग स्टेम है एंड पिटियोल ऑफ लीफ है, ठीक है। सी वैसे भी नहीं है, तो आंसर ए ज्यादा करेक्ट हो जाएगा, आंसर ए ज्यादा करेक्ट आपके पास हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 26, अलग अलग तरीके के सेल्स दिए हुए हैं सिंपल टिश्यू में। यहाँ पर देखो एकदम एंगुलर थिकनिंग है और जीरो इंटरसेल्यूलर स्पेस, ये आपका कॉलिनकाइमा है, ये आपका कॉलिनकाइमा है। यहाँ देखो ये टेपरिंग एंड लॉन्ग सेल्स है ना, ऑब्लिटरेटेड ल्यूमन, ये आपके पास स्लेरेनकाइमा के फाइबर्स है, ये आपके पास स्लेरेनकाइमा के फाइबर्स हैं। लिटिल और नॉट इंटरसेल्यूलर स्पेस, थिन वॉल्ड ग्रीन कलर के, ये पैरेन्काइमा है, ये पैरेन्काइमा है। और ये आपके पास स्क्लेरिड का सेल है, ये आपके पास स्क्लेरिड का सेल है, ठीक है। ये दोनों आपके स्लेरेनकाइमेटस सेल के अंदर आते हैं। तो 1 आपके पास कॉलिनकाइमा है, 1 आपके पास कॉलिनकाइमा इस ऑप्शन में नहीं है, इस ऑप्शन में नहीं है। 2 आपके पास फाइबर्स हैं और 3 आपके पास स्लेरिड्स है। तो आंसर क्या होगा, डी, आंसर क्या होगा बेटा इसके अंदर, डी होगा। आगे देखो जरा क्वेश्चन नंबर 27, स्लेरेनकाइमा सेल्स डेड होते हैं, लिविंग होते हैं, लिविंग तो नहीं है, डेड है, इन दोनों ऑप्शन को हटा दो, डेड है और इसलिए प्रोटोप्लास्ट नहीं है। अब डेड हो चुके हैं ना, तो उसके अंदर ल्यूमेन बन गया, सेंटर में प्रोटोप्लास्ट नहीं है, तो आंसर क्या होगा, बी,
आंसर क्या होगा? बी, डेड है और प्रोटोप्लास्ट इसके अंदर नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28। अच्छा, स्लेरिड्स आपको लीव्स ऑफ टी में मिलते हैं। जी हाँ, कुछ फ्रूट्स के पल्प में, लीव्स ऑफ टी में स्लेरिड्स मिलते हैं। फाइबर्स जो होते हैं, स्लेरेन्काइमेटस फाइबर्स जो होते हैं, वो अलग अलग प्लांट पार्ट में सिंगल होते हैं। नहीं बेटा, फाइबर्स जहां मिलते हैं ग्रुप में मिलते हैं। लिखा हुआ एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, फाइबर्स जहां मिलते हैं ग्रुप में मिलते हैं। स्लेरेन्काइमा का काम है यंग स्टेम को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। तो यंग स्टेम को मैकेनिकल सपोर्ट कौन देता है? कॉलेनकाइमा। ठीक है, ऑर्गन्स को और प्लांट को इन जनरल मैकेनिकल सपोर्ट देता है स्लेरेन्काइमा। यंग स्टेम को कौन देता है? कॉलेनकाइमा। फिर भी हम इस ऑप्शन को देखते हैं। पेरेन्काइमा की सेल्स में थिक वॉल होती है, कभी भी नहीं थिन वॉल होती है। कॉलेनकाइमा के जो कॉर्नर्स है उनमें थिकनिंग होती है। जी हाँ, उनमें थिकनिंग होती है। ठीक है, ये गलत है बेटा, आप यंग स्टेम्स नहीं मानोगे। यंग स्टेम्स के अंदर तो कौन मैकेनिकल सपोर्ट देता है? कॉलेनकाइमा। कौन मैकेनिकल सपोर्ट देता है? कॉलेनकाइमा। तो मुझे बताओ कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ये आपके पास करेक्ट है और ये भी आपके पास करेक्ट है। दो ही स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर ए हो जाएगा। दो ही स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर ए हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 29। पल्प ऑफ पेयर, कुछ फ्रूट्स जैसे पेयर, डेकोटा, उनके पल्प में स्क्लेरेन्काइमा मिलता है। और कौन से सेल्स मिलते हैं? स्क्लेरिड्स। फाइबर्स नहीं होते, स्क्लेरिड्स होते हैं। वहां हमने पढ़ा है स्क्लेरिड्स होते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमें? कॉम्प्लेक्स टिश्यू। अब आप कॉम्प्लेक्स टिश्यू पर आ चुके हो। जाइलम फ्लोएम जिसके बारे में हमने पढ़ा था, ये अलग अलग तरीके के सेल्स के बने होते हैं। तो वन टाइप ऑफ सेल वाले ऑप्शन सीधा सीधा कट कर दे। मेनी टाइप ऑफ सेल्स, लेकिन दे वर्क टुगेदर एज वन यूनिट, है ना। तो आंसर क्या होगा? बी। मेनी टाइप ऑफ सेल्स वर्किंग टुगेदर एज वन यूनिट। आंसर क्या होगा? बी। आगे देखो 31। फिर से किसकी बात हो रही है? जाइलम की। जाइलम में ये सब कुछ है एक्सेप्ट, यानी आपको इनकरेक्ट बताना है। यानी आपको इनकरेक्ट बताना है कि क्या करेक्ट नहीं है। अच्छा, जाइलम जो है पानी को रूट से अपर प्लांट पार्ट तक लेके जाएगा। जाइलम जो है मिनरल्स को लीव से रूट वाली डायरेक्शन में लेके जाता है। कभी नहीं, जाइलम का फ्लो यूनिडायरेक्शनल होता है। प्लांट फिजियोलॉजी में ट्रांसपोर्टिंग प्लांट्स पे पढ़ा है, जाइलम बाई डायरेक्शनल नहीं है। रूट से लीव जाएगा, लीव से रूट नहीं आएगा। यही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। जाइलम प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ देगा, देखा। सैप कंडक्ट करेगा, रूट से लीफ बिल्कुल करेगा, पर बेटा ये यूनिडायरेक्शनल है, ये ऊपर से नीचे नहीं आएगा। ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। आगे देखो 32। फिर से जाइलम की बात हो रही है। जाइलम में क्या क्या है? कंपेनियन सेल्स नहीं होते, कंपेनियन सेल्स फ्लोएम में है। सीव सेल्स फ्लोएम में है, सीव ट्यूब फ्लोएम में है। आंसर होगा डी। 4 कंपोनेंट्स होते हैं जाइलम के, वेसल्स, ट्रैकेट्स, जाइलम फाइबर, जाइलम पेरेन्काइमा, जिसमें से तीनों डेड है, सिर्फ पेरेन्काइमा लिविंग है, सिर्फ पेरेन्काइमा लिविंग है। ठीक है, आंसर आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 33। जिम्नोस्पर्म। जाइलम की अगर मैं बात करूं तो इनके पास वेसल नहीं होता। फ्लोएम की अगर मैं बात करूं तो जिम्नोस्पर्म के पास कंपेनियन सेल्स भी नहीं होते, सीव ट्यूब भी नहीं होते। इनके पास सीव सेल्स और एल्ब्यूमिनस सेल्स होते हैं। सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल्स भी नहीं होते। तो ये सारी ही चीजें इनके पास नहीं है, आंसर डी हो जाएगा। ये सारी चीजें इनके पास नहीं है, आंसर डी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 34। जिम्नोस्पर्म के फ्लोएम के पास क्या है? सीव ट्यूब नहीं है, कंपेनियन सेल्स नहीं है, तो क्या है? सीव सेल्स और एल्ब्यूमिनस सेल्स है। सीव ट्यूब नहीं है, कंपेनियन सेल्स नहीं है, सीव सेल और एल्ब्यूमिनस सेल है। आंसर ए हो जाएगा। आंसर ए हो जाएगा। ये कुछ स्टेटमेंट बेटा इनके याद रखना बहुत अच्छे से। ठीक है, आगे देखो। जाइलम में सब डेड है एक्सेप्ट कौन डेड नहीं है? एक ही होता है आपका जाइलम पेरेन्काइमा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, सिर्फ पेरेन्काइमा बेटा लिविंग है, इसीलिए वो फूड स्टोर करता है, मटेरियल स्टोर करता है। बाकी तीनों डेड होते हैं, बाकी तीनों डेड होते हैं। आगे देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 36। जो रे पेरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं वो किस में मदद करते हैं? कुछ रे पेरेन्काइमेटस यानी रेडियल सेल्स जो प्रेजेंट है, अगर वो खुद रे पेरेन्काइमेटस है तो एक्सियल कंडीशन में तो मदद, कंडक्शन में तो मदद नहीं करेंगे, रेडियल कंडक्शन में मदद करते हैं और वाटर की, है ना। तो रे पेरेन्काइमेटस सेल्स जो जाइलम के बीच में प्रेजेंट होते हैं वो वाटर की रेडियल कंडक्शन में मदद करते हैं। आंसर क्या होगा? डी। आगे देखो जरा क्वेश्चन नंबर 37। फूड मटेरियल can be stored in xylem parenchyma in all of these forms except। तो आपको बताया है कि जाइलम फूड स्टोर करता है, जाइलम का पेरेन्काइमा स्टार्च की फॉर्म में करता है, फैट की फॉर्म में करता है, और कुछ अदर मटेरियल्स है उसको भी स्टोर करता है, जैसे टैनिन। बेटा फूड को टैनिन नहीं बोलेंगे ना, तो टैनिन आंसर कर सकते हो। वैसे तो नन भी ले लोगे क्योंकि तीनों के बारे में बोला है, बट यहाँ टैनिन आंसर जाएगा। क्यों? क्योंकि स्टार्च और फैट फूड स्टोरेज है, टैनिन फूड स्टोरेज नहीं है। तो आंसर क्या होगा? टैनिन। आंसर क्या होगा? टैनिन। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 38। स्टेम्स में
अच्छा, प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम की बात हो रही है। तो बेटा जाइलम जो प्राइमरी जाइलम होता है उसका दो पार्ट है, एक प्रोटोजाइलम है, एक मेटाजाइलम है। पहले प्रोटोजाइलम बनता है, बाद में मेटाजाइलम बनता है। अब एक डिफरेंस है स्टेम और रूट में कि रूट एक्सार्च शो करती है, यानी प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ, मेटाजाइलम अंदर की तरफ। वही स्टेम जो है वो एंडार्च कंडीशन शो करती है। एंडार्च का मतलब हो गया प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ, पिथ की तरफ, और मेटाजाइलम पेरिफेरी की तरफ। ठीक है, तो प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ, जी हाँ, और मेटाजाइलम पेरिफेरी की तरफ, इसे एंडार्च कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, यही आपका आंसर है। प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ, मेटाजाइलम पेरिफेरी की तरफ, इसे एक्सार्च नहीं कहते। मेटाजाइलम सेंटर की तरफ, प्रोटोजाइलम पेरिफेरी की तरफ, इसको एंडार्च नहीं कहते, इसको एंडार्च नहीं कहते। मेटाजाइलम सेंटर की तरफ, प्रोटोजाइलम पेरिफेरी की तरफ, इसे एक्सार्च कहते हैं, लेकिन ये रूट में होता है। तो आंसर आपके पास आपका ए ही है। ये कंडीशन याद रखना बेटा, एंडार्च और एक्सार्च वाली। एक्सार्च आपको रूट में देखने को मिलता है, जिसमें प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 39, रूट्स की बात हो रही है फिर से। ठीक है, रूट्स के अंदर कौन सी कंडीशन है? एक्सार्च। एक्सार्च, तो एंडार्च वाले ऑप्शन फिर से कट कर दो, एक्सार्च आ गया। और एक्सार्च में बेटा क्या होता है? प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ है, मेटाजाइलम अंदर की तरफ है। तो मेटाजाइलम सेंटर की तरफ है, प्रोटोजाइलम पेरिफेरी की तरफ है। आंसर डी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 40, एक मेच्योर सीव एलिमेंट है, एक मेच्योर सीव एलिमेंट है, उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता बेटा। आरबीसी और सीव ट्यूब ई न्यूक्लिएटेड होते हैं, ई न्यूक्लिएटेड होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है? न्यूक्लियस नहीं है, साइटोप्लाज्म पेरिफेरी पर है। बिल्कुल सही बात है। न्यूक्लियस नहीं है, वैक्यूल नहीं है, ये गलत बात है बेटा। आपके सीव ट्यूब सेल्स में तो कंडक्शन हो रहा है, तो वैक्यूल बहुत बड़ा होता है, वहां पर वैक्यूल बहुत बड़ा होता है। वैक्यूल बड़ा सारा है, और पेरिफेरल न्यूक्लियस नहीं है, पेरिफेरल साइटोप्लाज्म है। तो करेक्ट आंसर आपके पास बी होगा। एक पेरिफेरल साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस इनके पास नहीं होता। ये हो जाएगा इसमें आंसर। आगे देखो किसकी बात करें? फ्लोएम फाइबर्स की। फ्लोएम फाइबर्स किसके बने हैं? क्या ये पैरेन्काइमा के बने हैं? क्या ये कॉलेनकाइमा के बने हैं? नहीं, ये स्लेरेन्काइमा के बने होते हैं। ये प्राइमरी फ्लोएम में होते हैं या ये सेकेंडरी फ्लोएम में होते हैं? बेटा सारा फ्लोएम ना लिविंग है, चाहे सीव ट्यूब है, चाहे कंपेनियन सेल्स हैं, है ना, तो वो आपके पास लिविंग सेल्स होते हैं। ठीक है, पैरेन्काइमा सेल्स लिविंग होते हैं, फाइबर डेड होता है। फ्लोएम फाइबर डेड होता है, वो प्राइमरी फ्लोएम के पास नहीं होता, वो बाद में बनता है ना, वो सेकेंडरी फ्लोएम में होता है। तो फ्लोएम फाइबर्स आपके पास कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सेकेंडरी फ्लोएम में। ये पैरेन्काइमा और कॉलेनकाइमा के नहीं, स्लेरेन्काइमा के बने होते हैं, और ये सेकेंडरी फ्लोएम में होते हैं, और ये सेकेंडरी फ्लोएम में होते हैं। ठीक है, रिवाइज हो गया। आगे देखो 42, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट फ्लोएम के बारे में करेक्ट है? बेटा प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम में एक डिफरेंस है कि प्रोटोफ्लोएम में अभी सीव ट्यूब नैरो है ना, मेटाफ्लोएम में वो थोड़ा बिग हो जाता है, बिगर सीव ट्यूब्स होती हैं। तो प्रोटोफ्लोएम में नैरो है, मेटाफ्लोएम में नैरो नहीं है। प्रोटोफ्लोएम में बिग नहीं है, मेटाफ्लोएम में जाकर बिग होता है। दोनों प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम में बिग नहीं होता। प्रोटोफ्लोएम में नैरो सीव ट्यूब्स होती हैं जो बाद में जाकर बड़ी होती है। ठीक है, और ये भी आपने देख लिया। देखो प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम याद रखना बेटा, दोनों प्राइमरी फ्लोएम है, दोनों प्राइमरी फ्लोएम ही है, चाहे आप प्रोटोफ्लोएम की बात करते हो, चाहे आप मेटाफ्लोएम की बात करते हो। इसमें प्रोटो के अंदर नैरो सीव ट्यूब थे, बाद में बिग सीव ट्यूब हो जाते हैं, लेकिन सेकेंडरी फ्लोएम में फाइबर आते हैं। वो डिफरेंस याद रखना, सेकेंडरी फ्लोएम में फाइबर आते हैं। ये हो गया बच्चे रिवाइज। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 43, तीन तरीके के आपके पास टिश्यू सिस्टम होते हैं, बाहर की तरफ एपिडर्मल, अंदर की तरफ वैस्कुलर, बीच में ग्राउंड। इसको आपने किस बेसिस पर डिवाइड कर रखा है कि लोकेशन क्या है और स्ट्रक्चर क्या है? याद रखना हमने फंक्शन नहीं लिया है यहाँ पे मेजरली। दो मेन चीजें, इनकी लोकेशन क्या है और इनका स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देता है। हम एनाटॉमी देख रहे हैं ना, स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देता है? आंसर होगा डी, बोथ बी एंड सी, बोथ बी एंड सी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 44, द आउटर लेयर ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी, सबसे बाहर वाली लेयर को ही आप एपिडर्मिस बोलते हो, एपिडर्मिस बोलते हो। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में हम आ गए। एपिडर्मिस के ऊपर एक पूरी वैक्स की कोटिंग है जिसे आप बोलते हो क्यूटिकल। क्या उसे ट्राइकोम बोलते हो? नहीं, ट्राइकोम तो स्टेम के हेयर होते हैं। क्या आप उसे एपिब्लेमा बोलते हो? नहीं, रूट में एपिडर्मिस को एपिब्लेमा बोला जाता है। क्या ये वैक्सी लेयर रूट में एब्सेंट होती है? ये बात बिल्कुल सही है, ये लेयर बेटा क्यूटिकल की होती है, और क्यूटिकल की लेयर रूट में नहीं है। क्यों? क्योंकि क्यूटिकल का काम होता है आपका वाटर का लॉस कम करना, रूट में आपको वाटर का लॉस कम करना नहीं है। ठीक है, क्या ये क्यूटिकल एक्सचेंज ऑफ गैसेस में मदद करेगी? नहीं, उसमें स्टोमेटा मदद करता है। तो आंसर क्या होगा? सी, क्योंकि क्यूटिकल रूट्स में नहीं होती है, वैक्सी कोटिंग रूट्स में नहीं होती। आगे देखो जरा क्वेश्चन नंबर 46, स्टेटमेंट्स आपको रीड करने। एपिडर्मल सेल्स पेरेन्काइमेटस होती है? होती है। एपिडर्मल दो लेयर होती है? नहीं, सिंगल लेयर होती है, एकदम पतली सिंगल लेयर होती है।
Stomata are usually present in epidermis of stem. Stomata are usually present in epidermis of leaf. स्टेम में इतना स्टोमेटा नहीं है जितना लीफ में है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। गार्ड सेल्स जो स्टोमेटा के बाहर होते हैं, इनकी आउटर वॉल थिक है, इनर वॉल थिन है, ये गलत है बेटा। आउटर वॉल थिन होती है, इनर वॉल थिक होती है, होती दोनों इलास्टिक है, बट इनर वाली थिक होती है, आउटर वाली थिन होती है, ठीक है। जो सब्सिडियरी सेल्स हैं वो एपिडर्मल सेल्स हैं, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। जो गार्ड सेल्स के बाहर कुछ एपिडर्मल सेल्स हैं वही मॉडिफाई होकर लार्ज होकर आपके सपोर्टिंग सब्सिडियरी सेल्स बनाते हैं। आपको बताना है कितने स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, कितने स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। 1 2 3, 3 स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, आंसर सी हो जाएगा। 3 स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, आंसर सी हो जाएगा। आगे देखो 47, स्टोमेटल अपैरेटस। स्टोमेटल अपैरेटस में सिर्फ अपर्चर आता है, नहीं, अपर्चर, उसके बाहर वाले गार्ड सेल्स और उसके बाहर वाले सब्सिडियरी सेल्स तीनों आते हैं, आंसर डी हो जाएगा। वो सब मिलकर एक स्टोमेटल अपर्चर बनाते हैं, पोर, गार्ड सेल, सब्सिडियरी सेल्स, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 48, एपिडर्मल सेल्स मॉडिफाई टू फॉर्म, एपिडर्मल सेल्स मॉडिफाई टू फॉर्म सब्सिडियरी सेल्स बनाते हैं मॉडिफिकेशन से, उनके बाहर एक्सटेंशन है, अपेंडेजेस है ना, जो ट्राइकोम बना रही है स्टेम में और रूट हेयर बना रही है रूट में। तो यहाँ पर जो है आप मोस्ट करेक्ट सी ले सकते हो बेटा, यहाँ पर जो है आप मोस्ट करेक्ट सी ले सकते हो, ठीक है। वैसे तो अपेंडेजेस बाहर आ रही हैं एपिडर्मल सेल से, बट हाँ सब्सिडियरी सेल्स उसकी मॉडिफिकेशन है, तो आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 49, ट्राइकोम्स क्या है, ट्राइकोम्स क्या है, स्टेम पर प्रेजेंट होने वाले हेयर है, ठीक है। तो ये रूट में है, रूट में है, नहीं, स्टेम में है, स्टेम में है। ये मल्टी सेल्यूलर होते हैं या ये यूनिसेल्यूलर होते हैं बेटा, ये मल्टी सेल्यूलर होते हैं। ट्राइकोम मल्टी सेल्यूलर होता है, जो रूट हेयर आ रहे होते हैं आपके रूट से वो यूनिसेल्यूलर एक्सटेंशन होता है। जो रूट हेयर है वो यूनिसेल्यूलर है, बट जो ट्राइकोम है जो आपको स्टेम में देखने को मिलता है वो मल्टी सेल्यूलर होता है, वो मल्टी सेल्यूलर होता है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 50, ऑल टिश्यूज आर इंक्लूडेड इन ग्राउंड टिश्यूज एक्सेप्ट, ग्राउंड टिश्यू में क्या नहीं आएगा, सीधी सी बात है एपिडर्मिस नहीं आएगा, क्योंकि वो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम बनाता है। एपिडर्मिस एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में आएगा, जाइलम और फ्लोएम वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम में आएगा। बीच में बचे हुए सारे ग्राउंड टिश्यू हैं, जिसमें कॉर्टेक्स भी आ गया, जिसमें पित्त भी आ गया और जिसमें पेरिसाइकिल भी आ गया, आंसर डी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 51, लीव्स पर अब हम आ गए। लीव्स में मीजोफिल होते हैं, मीजोफिल क्या बनाते हैं, लीव्स का ग्राउंड टिश्यू बनाते हैं बेटा। ग्राउंड टिश्यू मीजोफिल का बना होता है, जो डाइकोट में 2 अलग अलग तरीके के हैं, पेलिसेड और स्पंजी, और मोनोकोट में सब एक तरीके के दिखाई देते हैं। तो आंसर क्या होगा, बी, आंसर क्या होगा, बी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 52, आप किसकी बात कर रहे हो, डाइकोट की स्टेम की कौन सी कंडीशन प्रेजेंट होगी, कैम्बियम की बात कर रहे हैं। डाइकोट की स्टेम बेटा हमने पढ़ा है, हमने डायग्राम्स में भी इसको कई बार देखा है, कॉन्जॉइंट होता है, क्योंकि स्टेम की बात कर रहे हैं, रूट की नहीं, तो रेडियल नहीं है, कॉन्जॉइंट है, कोलेट्रल है, ऊपर से डाइकोट है तो ओपन भी होगा, बीच में कैम्बियम भी होगा। तो कैम्बियम एब्सेंट है, इसको हटा दो, क्योंकि कैम्बियम होगा, कैम्बियम प्रेजेंट है। कैम्बियम जाइलम और फ्लोएम के बीच में है, क्या इसे क्लोज टाइप बोलेंगे, नहीं बेटा, ये ओपन टाइप का होता है, तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि ओपन टाइप का है, ये ओपन टाइप का है। कैम्बियम जाइलम और फ्लोएम के बाहर है, नहीं, उनके बीच में होता है। इसे फेसिक्युलर वेस्क्युलर कैम्बियम या इंट्रा वेस्क्युलर कैम्बियम बोलते हैं, जाइलम फ्लोएम के बीच में होता है। इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर दिखता है कॉनिकल मासेस में, यहाँ जाइलम है, यहाँ फ्लोएम है, बीच में कैम्बियम है, कॉन्जॉइंट, कोलेट्रल और ओपन। आंसर क्या होगा, डी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 53, मोनोकोट। मोनोकोट में क्लोज टाइप का वेस्कुलर बंडल होगा। अगर मोनोकोट की स्टेम की बात कर रहे हैं तो जी हाँ, क्योंकि मोनोकोट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। मोनोकोट्स डू नॉट शो सेकेंडरी ग्रोथ, बिल्कुल सही बात है, मोनोकोट्स डू नॉट शो सेकेंडरी ग्रोथ। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है बेटा, मोनोकोट्स, अच्छा, मोनोकोट्स के पास वेस्कुलर बंडल क्लोज टाइप का होता है, क्यों, क्योंकि वो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं दिखाते। क्या ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, नहीं, उल्टा लिखा हुआ है। मोनोकोट सेकेंडरी ग्रोथ नहीं दिखाते, इसलिए नहीं दिखाते क्योंकि उनका वेस्कुलर बंडल क्लोज टाइप का होता है। ये असर्शन होना चाहिए था, ये रीजन होना चाहिए था, ये असर्शन होना चाहिए था, ये रीजन होना चाहिए था। ये दोनों करेक्ट है, बट ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, आंसर बी हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 54, यहां पर देखो आपको फिर से क्या दिखाया हुआ है, बाहर की तरफ फ्लोएम, अंदर की तरफ जाइलम, बीच में कैम्बियम है नहीं तो ये क्लोज टाइप का है, बीच में कैम्बियम है नहीं तो ये क्लोज टाइप का है। ए जाइलम है नहीं, ए फ्लोएम है, जी हाँ। तो यहाँ पर तो ये किसकी स्टेम है बेटा, ये मोनोकोट की स्टेम है, ये मोनोकोट की स्टेम है। स्टेम में आपको एग्जार्च टाइप देखने को मिलता है या एंडार्च टाइप देखने को मिलता है, आपको एंडार्च टाइप देखने को मिलता है। तो प्राइमरी जाइलम इसमें एंडार्च टाइप का होगा, जी हाँ।
प्राइमरी इन फिगर या प्राइमरी जाइलम लिखना चाहिए था, वो एग्जार्च टाइप का होगा नहीं, क्योंकि ये स्टेम है, ये रूट नहीं है। करेक्ट कौन कौन सा है, 2 और 3, तो आंसर क्या होगा सी। करेक्ट कौन कौन सा है, 2 और 3, आंसर क्या होगा सी। आगे देखिए जरा 55। अब ये देखो बेटा, बाहर की तरफ फ्लोयम, अंदर की तरफ जाइलम, बीच में कैम्बियम, यानी ये ओपन टाइप है। ओपन टाइप है मतलब ये डाइकोट है, मोनोकोट नहीं है। और डाइकोट की ये स्टेम है, रूट नहीं है। ठीक है, रूट नहीं है, रूट वाले ऑप्शन कट कर दो। डाइकोट है इसलिए ग्रास कट कर दो, आंसर ए हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 56। For understand the tissue organization of root, stem and leaves better, it is convenient to study। अगर आपको अच्छे से स्ट्रक्चर स्टडी करना है रूट का, स्टेम का, लीव का, तो आपको क्या स्टडी करना चाहिए, टीएस कट कर कर उसको स्टडी करना चाहिए, एलएस नहीं। और टीएस आपको किसका देखना चाहिए, यंग जोन्स का या मेच्योर जोन्स का, मेच्योर जोन्स का, तभी सारे सेल्स अच्छे से बन चुके होंगे और आपको प्रॉपरली हर एक सेल दिखाई देगा। तो स्टडी के लिए आपको टीएस देखना चाहिए, वो भी मेच्योर जोन्स का। टीएस देखना चाहिए, वो भी मेच्योर जोन्स का। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 57। आपको करेक्ट ऑर्डर बताना है सेल्स का फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड इन अ सनफ्लावर रूट। यानी कि कुल मिलाकर आपसे पूछ रहे हैं एक डाइकोट की रूट। क्या पूछ रहे हैं आपसे, डाइकोट की रूट। डाइकोट की रूट है तो सबसे बाहर एपिडर्मिस होगा, एपिडर्मिस को रूट में एपिब्लेमा भी बोलते हैं। ठीक है, तो सारे ऑप्शन ठीक है। उसके अंदर पहले एंडोडर्मिस बाद में कॉर्टेक्स, ऐसे नहीं है बेटा। कॉर्टेक्स होता है, कॉर्टेक्स होता है, कॉर्टेक्स के अंदर एंडोडर्मिस होती है, उसके अंदर एपिब्लेमा होती है, उसके अंदर पेरीसाइकिल होती है, उसके अंदर पेरीसाइकिल होती है। तो कॉर्टेक्स पेरीसाइकिल के बाद एंडोडर्मिस नहीं होगा, पेरीसाइकिल के बाद कॉर्टेक्स नहीं होगा, पहले कॉर्टेक्स है, एंडोडर्मिस कॉर्टेक्स से पहले नहीं होगा। कॉर्टेक्स है, एंडोडर्मिस है, एंडोडर्मिस के नीचे पेरीसाइकिल है, आंसर बी होगा। आंसर बी होगा। ये बात हमको पता होनी चाहिए। रूट है तो हाइपोडर्मिस होता नहीं है, लेकिन कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स के नीचे एंडोडर्मिस है जिसमें सुबेरिन की लेयर है, उसके नीचे पेरीसाइकिल होता है, थिक वॉल का बना हुआ है ना, थिक पेरेन्काइमेटस वॉल का बना हुआ है, तो आंसर बी आएगा। आंसर आपके पास बी आएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 58। सुबेरिन, सुबेरिन का डिपोजिशन कैस्पेरियन स्ट्रिप बनाता है और ये कहाँ होता है, एंडोडर्मल सेल्स में। एनसीईआरटी लिखती है एंडोडर्मल सेल्स की टेंजेंशियल वॉल भी, रेडियल वॉल भी, दोनों में। लेकिन किसकी, एंडोडर्मल सेल्स की। तो एंडोडर्मल सेल्स एक ही ऑप्शन में दे रखा है, आंसर सी हो जाएगा। वैसे याद रखना बेटा, चाहे टेंजेंशियल वॉल हो चाहे रेडियल वॉल हो, दोनों में प्रेजेंट है। मतलब अगर इस तरीके से ये सेल है तो सुबेरिन का डिपोजिशन यहां पर भी है और यहां पर भी है, दोनों जगह है, दोनों जगह है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 59। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन 59, कैस्पेरियन स्ट्रिप में कौन सा सब्सटेंस है। फिर से कैस्पेरियन स्ट्रिप में सुबेरिन होता है। सुबेरिन एक वैक्सी सब्सटेंस है और ये वाटर के लिए इम्पर्मिएबल है। तभी तो याद करो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में हमने पढ़ा था, जब एंडोडर्मिस आती है वो चेक पॉइंट है, वहां पर एपोप्लास्ट पॉसिबल नहीं है, वो सिम्प्लास्ट ही करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वो वाटर परमिएबल लेयर से कवर्ड है, सुबेरिन की बनी हुई। आंसर होगा डी। दोनों चैप्टर का रिविजन एक साथ इस क्वेश्चन के अंदर आपका हो जाता है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 60। Initiation of lateral roots in dicot during secondary growth occur in, यानी कि सेकेंडरी ग्रोथ की बात कर रहे हैं और किस में बात कर रहे हैं, डाइकोट की रूट में बात कर रहे हैं। तो आपसे बोल रहे हैं सेकेंडरी ग्रोथ का इनिशिएशन कहां पर शुरू होता है, यानी जहां पर आपका वेस्क्यूलर, देखो रूट है तो रेडियल है, रेडियल है तो जाइलम और फ्लोएम के बीच के कुछ सेल्स होते हैं जो कि मेरिस्टम में कन्वर्ट होते हैं, कैम्बियम बनाते हैं ताकि आगे से डिवीजन हो सके, सेकेंडरी ग्रोथ हो सके। और वो किसके सेल्स होते हैं, याद रखना, थिक वॉल्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं पेरीसाइकिल के। जाइलम और फ्लोएम के बीच में कुछ थिक वॉल्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं पेरीसाइकिल के, यहीं पर लेटरल ग्रोथ, यहीं पर लेटरल रूट्स डाइकोट की सेकेंडरी ग्रोथ बनना शुरुआत होती है। बी हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा आंसर, यहाँ पर बी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 61। वेस्क्यूलर कैम्बियम का इनिशिएशन होता है डाइकोट की रूट में, सेकेंडरी ग्रोथ होती है कहां से, अभी मैंने आपको बताया पेरीसाइकिल, और डाइकोट रूट की पेरीसाइकिल थिक वॉल्ड पेरेन्काइमेटस। ये बात इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है बेटा कि एक अलग से क्वेश्चन बना, क्योंकि पेरेन्काइमा जनरली थिक वॉल होता नहीं है। बात ये है कि पेरेन्काइमा जहां पर भी है, चाहे एपिडर्मिस पेरेन्काइमा का बना है, चाहे कॉर्टेक्स में पेरेन्काइमा है, वो थिन वॉल्ड होता है। लेकिन पेरीसाइकिल जहां से वेस्क्यूलर कैम्बियम आपका सेकेंडरी ग्रोथ करेगा, रूट्स में, डाइकोट की रूट्स में, वो थिक वॉल्ड पेरेन्काइमेटस है, तो आंसर डी होगा। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको हम अलग से पढ़ रहे हैं। आगे देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 62। इनमें से कौन सा ट्रू है, किसके बारे में ये नहीं लिख रखा, क्वेश्चन पूरा नहीं है बट आप देख लो। वैसे हम पेरीसाइकिल की बात करें तो मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन पेरीसाइकिल के बारे में है। पेरीसाइकिल कैसा है, पेरेन्काइमेटस है और ये फ्लोयम के बाहर है बेटा, रूट, डाइकोट की रूट की बात कर रहे हो,
तो अब देखो वैसे क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, पर आपके पास जब आएगा लिखा होगा कि ठीक है आप पेरीसाइकिल की बात करो या डाइकोट रूट की बात करो, आपको क्वेश्चन मिलेगा। अब ये पेरीसाइकिल के सेल्स जहां से आपका सेकेंडरी ग्रोथ शुरू होगा, है ना, वो कॉलन के तो नहीं बने हुए, पेरेनकाइमा के बने हुए। क्या वो फ्लोएम के बाहर है? क्या वो एंडोडर्मिस के बाहर है? एंडोडर्मिस के बाहर तो वैसे भी नहीं होते। जाइलम और फ्लोएम के बीच में है, जाइलम और फ्लोएम के बीच में है, रेडियली प्रेजेंट है ना बेटा जाइलम और फ्लोएम, तो उनके बीच के सेल्स कुछ वहां पे सेकेंडरी ग्रोथ शुरू करते हैं, वहां से इनकी सेकेंडरी ग्रोथ शुरू होती है। तो कुछ सेल्स पेरेनकाइमेटस के जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में है, जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में है, वो ये ग्रोथ करेंगे। अब ये पेरीसाइकिल की तो एग्जैक्टली बात हो नहीं रही, क्योंकि पेरीसाइकिल एंडोडर्मिस के नीचे है जस्ट, और फिर यहां पर आपको जाइलम और फ्लोएम देखने को मिलता है। तो पेरीसाइकिल की अगर मैं बात करूं, वो तो वैसे आपके फ्लोएम बंडल से नीचे और जाइलम के ऊपर है ना। तो ये एक्चुअली शायद कंजक्टिव, देखो हम क्वेश्चन खुद गेस कर रहे हैं, तो वैसे तो इसको छोड़ दो, पर ये कंजक्टिव टिश्यू होता है, ये कंजक्टिव टिश्यू हो सकता है। वो कुछ सेल्स जो पेरेनकाइमा के बने जाइलम फ्लोएम के बीच में है, वो कंजक्टिव टिश्यू हो सकते हैं, कंजक्टिव टिश्यू हो सकते हैं, ठीक है, उसी की बात कर रहे होंगे। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 63, एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस प्रेजेंट होता है डाइकोट की रूट में, बिल्कुल होता है। एंडोडर्मिस कैसा है डाइकोट की रूट में? एकदम बैरल शेप्ड सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होती है एंडोडर्मिस की रूट में। कैस्पेरियन स्ट्रिप होती है ना, सिंगल लेयर बैरल शेप होते हैं, दो लेयर नहीं होती, दो लेयर नहीं होती, सिंगल लेयर होते हैं, और कोई इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं होता, एकदम पास पास कोई इंटरसेल्यूलर स्पेसेस इसके अंदर नहीं होता। आंसर हो जाएगा डी, आंसर हो जाएगा डी। आगे देखो 64, डाइकोट की रूट की ही बात करें, अभी आप कॉर्टेक्स की बात करो। कॉर्टेक्स सिंगल लेयर नहीं होता, मल्टीपल लेयर होता है, हम सबको पता है। उसमें जो पेरेनकाइमा है वो थिन वॉल्ड है, यही तो खास बात है बेटा, कॉर्टेक्स की भी पेरेनकाइमा थिन वॉल है, सिर्फ पेरीसाइकिल का थिक वॉल्ड होता है। आंसर बी हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। आगे देखो, कोर्टेक्स की सबसे अंदर वाली लेयर जो डाइकोट की रूट में है, सबसे अंदर वाली लेयर एंडोडर्मिस है, हाइपोडर्मिस होता नहीं है। सबसे अंदर की तरफ कॉर्टेक्स में एंडोडर्मिस देखने को मिलेगा, जिसके नीचे फिर पेरीसाइकिल होगा और वेस्कुलर बंडल स्टार्ट हो जाएगा। आंसर होगा सी। आगे देखो 66, पेरेनकाइमा सेल्स आर जनरली थिन वॉल्ड, जनरली थिन वॉल्ड होते हैं, लेकिन अगर आपको थिक मिल रहे हैं डाइकोट की रूट में, मतलब आप पक्का पेरीसाइकिल देख रहे हैं, पेरीसाइकिल में ये थिक वॉल्ड होते हैं, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 67, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 67 देखिए। स्टील की बात हो रही है। स्टील आप किसको कहते हो बेटा? स्टील आप किसको कहते हो? एंडोडर्मिस के अंदर जो कुछ आ रहा है ना, वो सब स्टील है। तो आप खुद एंडोडर्मिस को तो इंक्लूड इसके अंदर करोगे नहीं, क्योंकि स्टील क्या है? एवरीथिंग इनसाइड एंडोडर्मिस, एवरीथिंग इनसाइड एंडोडर्मिस। तो एंडोडर्मिस के अंदर जो कुछ भी आ रहा है वो स्टील है। अब स्टील में क्या कुछ आ जाएगा? पेरीसाइकिल, वेस्कुलर बंडल, पिथ, बिल्कुल। तो एंडोडर्मिस को छोड़ के बाकी सब जो उसके अंदर आ रहा है वो यहाँ पर आ जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? सी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 68। अभी डायग्राम आपको किसको दे रखा, किसका दे रखा है? आपको डाइकोट रूट और मोनोकोट रूट का डायग्राम दे रखा है बेटा। रूट हेयर आपको दिखाए हैं, डाइकोट की रूट और मोनोकोट की रूट, उनका टीएस है। आप कैसे पहचानोगे कौन सा डाइकोट है कौन सा मोनोकोट है? तो जो ये आपके पास वेस्क्यूलर बंडल आपको दिखाई दे रहा है जाइलम और फ्लोएम का, इनका नंबर कम होता है डाइकोट में, और इनका नंबर 6 या 6 से ज्यादा होता है मोनोकोट में। मोनोकोट में आपको पोलीआर्च कंडीशन देखने को मिलती है। दूसरा, डाइकोट में जो पिथ है वो इनकॉन्स्पिक्युअस है, छोटी है, लेकिन यहाँ पर मोनोकोट में जो पिथ होती है वो लार्ज होती है, ठीक है। बाकी तो लगभग सेम ही है। तो ए आपके पास डाइकोट का टीएस है, बी आपके पास मोनोकोट का टीएस है। आंसर ए हो जाएगा, आंसर आपके पास ए हो जाएगा। आगे देखो, आइडेंटिफाई द करेक्ट लेबल ऑफ मोनोकोट रूट टीएस। अब टीएस दे नहीं रखा तो आप इसको कैसे मार्क करोगे? जब टीएस दे ही नहीं रखा तो आप इसको कैसे मार्क करोगे? अच्छा, और इसके अंदर ये दोनों ऑप्शंस भी, सारी ऑप्शंस इनफैक्ट एकदम एकदम सेम है ये तो सारी ऑप्शंस एकदम सेम है, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस और पेरीसाइकिल ही लिखा हुआ है, और ऐसा ही होता है। तो इस क्वेश्चन को छोड़ दो, इस क्वेश्चन को छोड़ दो। फिर आगे देखो क्वेश्चन नंबर 70। अब आप मोनोकोट की रूट देख रहे हो। तो जाइलम बंडल्स कैसे होते हैं? मोनोकोट की रूट में 6 से ज्यादा होते हैं, इसलिए उनको पोलीआर्च कंडीशन देखते हैं। डाइकोट के कंपैरिजन में कम है नहीं ज्यादा है, 6 से कम है नहीं ज्यादा है, 6 से ज्यादा है, इसीलिए पोलीआर्च कंडीशन बोलते हैं। सी हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 71। मोनोकोट की रूट में जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है वो किससे होती है? मोनोकोट में कभी सेकेंडरी ग्रोथ होती नहीं, आंसर डी हो जाएगा। मोनोकोट्स में तो कभी सेकेंडरी ग्रोथ होती ही नहीं, आंसर डी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 72।
डाइकोट की स्टेम, अब रूट हो गया, डाइकोट का रूट हो गया, मोनोकोट का रूट हो गया, डाइकोट का एपिडर्मिस स्टेम में उसको एपिब्लेमा बोलोगे नहीं। स्टेम में क्या उसके पास स्टोमेटा स्टोमेटा नहीं होंगे, कभी कभी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है स्टोमेटा नहीं होंगे, स्टेम में भी आपको स्टोमेटा मिल सकते हैं। क्या आपको डाइकोट की स्टेम में क्यूटिकल की थिन लेयर देखने को मिलती है? मिलती है। क्या ट्राइकोम मिल सकते हैं? ट्राइकोम भी मिल सकते हैं, तो लैक ट्राइकोम नहीं होगा, आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। स्टोमेटा भी मिल सकते हैं, ट्राइकोम भी मिल सकते हैं, आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 73, कॉर्टेक्स इन डाइकोट स्टेम इज फाउंड बिटवीन। कॉर्टेक्स के बारे में क्या लिखते हैं एनसीईआरटी स्टेम में बेटा? पहले एपिडर्मिस है, फिर पूरा कॉर्टेक्स है, फिर उसके बाद क्या आता है आपके पास? पेरिसाइकिल। ठीक है, आपका जो कॉर्टेक्स होता है डाइकोट की स्टेम में, उसमें लेयर्स होती हैं। सबसे बाहर की तरफ हाइपोडर्मिस होती है, अब ये स्टेम है तो हाइपोडर्मिस मिल सकती है। बीच में कॉर्टिकल सेल्स की लेयर होती है और अंदर की तरफ एंडोडर्मिस होती है। ये तीनों जो लेयर हैं ये कॉर्टेक्स की बताई हुई है। तो कॉर्टेक्स बेटा किस किस के बीच में है? इनके बाहर एपिडर्मिस और इसके अंदर पेरीसाइकिल, इसके अंदर लेयर है पेरीसाइकिल की। तो एनसीईआरटी लिखती है बिटवीन एपिडर्मिस एंड पेरीसाइकिल, अब वो ऑप्शन ही नहीं है, तो आप नेक्स्ट बेस्ट क्या मार्क कर दोगे? एपिडर्मिस एंड एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस एंड पेरीसाइकिल नहीं, ये तो कॉर्टेक्स नहीं है ना। पेरीसाइकिल एंड पिथ नहीं, उसके बीच में तो वेस्क्यूलर बंडल आ रहा है। एंडोडर्मिस और पिथ नहीं, कॉर्टेक्स तो ये सारे सेल्स है ना, तो आंसर मोस्ट करेक्ट ए हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 74, डाइकोट की स्टेम में हाइपोडर्मिस किसका बना हुआ है? डाइकोट की स्टेम में हाइपोडर्मिस मिलता है, रूट में कभी हाइपोडर्मिस नहीं मिलता। डाइकोट की स्टेम में जो हाइपोडर्मिस मिलता है वो कॉलेनकाइमा का बना होता है। वहीं याद रखना मोनोकोट की स्टेम में जो हाइपोडर्मिस मिलता है वो स्लेरेनकाइमा का बना होता है। क्यों? क्योंकि मोनोकोट में कॉलेनकाइमा होता नहीं, मोनोकोट में कॉलेनकाइमा होता नहीं। आंसर क्या होगा? बी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 75, डाइकोट की स्टेम में स्टार्च शीट क्या है? डाइकोट की एंडोडर्मिस के लेयर में स्टार्च ग्रेन स्टोर होती है, उसे आप स्टार्च शीट बोलते हो, तो आंसर होगा एंडोडर्मिस। डाइकोट की स्टेम में एंडोडर्मिस में आपको स्टार्च शीट देखने को मिल जाएगी। आगे देखो 76, कोर्टिकल सेल्स डाइकोट की स्टेम के, उनमें स्पेसेस है, इंटरसेल्युलर स्पेसेस है, बिल्कुल है। कॉन्स्पिक्यूअस इंटरसेल्युलर स्पेसेस आपको देखने को मिलेंगे। आप डाइकोट की रूट देख रहे थे, उनके कॉर्टेक्स में जीरो इंटरसेल्युलर स्पेस था, पेरेन्काइमा सेल बहुत पास पास थी, ये डिफरेंस है। लेकिन वहीं आप डाइकोट की स्टेम में आए तो वहां कॉर्टेक्स में जो आपको स्पेसेस मिल रहे हैं वो अच्छे खासे देखने लायक मिल रहे हैं। कॉन्स्पिक्यूअस इंटरसेल्युलर स्पेसेस आपको डाइकोट की स्टेम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, रूट में आपको स्पेस देखने को नहीं मिल रहा था। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 77, डाइकोट की स्टेम में पेरीसाइकिल की बात हो रही है। पेरीसाइकिल कहाँ मिलता है? एंडोडर्मिस के भी अंदर। डाइकोट की स्टेम का जो पेरीसाइकिल होता है वो सेमी ल्यूनर पैच है और वो स्लेरेनकाइमा का बना हुआ है। याद रखना बेटा, उनके अंदर जो पेरीसाइकिल है वो स्लेरेनकाइमा का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? स्लेरेनकाइमा का बना हुआ है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 78 में मेड्यूलरी रेज की बात की गई है। मेड्यूलरी रेज आपको कहाँ मिलती है? डाइकोट की स्टेम में मिलती है, स्टेम में देखने को मिलती है। ये रेडियली होती हैं, एक्सियली नहीं होती। ये जाइलम फ्लोएम के बंडल्स के बीच में प्रेजेंट होती हैं और ये पेरेन्काइमा की बनी होती है। तो ये रेडियली प्लेस्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स है, ये रेडियली प्लेस्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स है, जो बाद में यहाँ पर क्या सेकेंडरी मेड्यूलरी रेज बनाएंगी, कैम्बियल रिंग कंप्लीट करेंगी। अगर ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स में डी डिफरेंशिएट करेंगे तो ये इंटरवेस्क्यूलर कैम्बियम बनाएंगे, है ना। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 79, मेड्यूलरी रेज कहाँ पर है? एंडोडर्मिस के ऊपर नहीं, नीचे है। एंडोडर्मिस और पेरीसाइकिल के बीच में नहीं, पेरीसाइकिल के तो बाद है। पेरीसाइकिल और कॉर्टेक्स के बीच में बिल्कुल नहीं, कॉर्टेक्स तो ऊपर रह गया। वेस्क्यूलर बंडल्स के बीच में कहां पर है मेड्यूलरी रेज? वेस्क्यूलर बंडल के बीच में। सनफ्लावर की स्टेम, यानी किसकी बात कर रहे हैं? डाइकोट की स्टेम। किसकी बात कर रहे हैं? डाइकोट की स्टेम। डाइकोट की स्टेम में वेस्क्यूलर बंडल कैसा होगा? रेडियल तो नहीं होगा, कॉन्जॉइंट है और क्लोज्ड भी नहीं है, ओपन है। अच्छा, एक्सार्च है या एंडार्च है? स्टेम है तो स्टेम में एंडार्च होता है, आंसर डी। देखो कितने सारे कॉन्सेप्ट आपके रिवाइज हुए हैं, चेक हुए हैं यहाँ पे। सबसे पहले ये स्टेम है तो रेडियल नहीं हो सकता, स्टेम में भी डाइकोट है तो ओपन होगा, ओपन है उसके बाद ये स्टेम है रूट नहीं है तो एंडार्च कंडीशन होगी, एक्सार्च नहीं, आंसर डी जाएगा। तो ये सारी चीजें आपके कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गए। आगे देखो जरा क्वेश्चन नंबर 81, इनमें से कौन सा पिथ ऑफ डाइकोट स्टेम के बारे में इनकरेक्ट है? पिथ के बीच में आपको, अच्छा पिथ क्या है? पिथ क्या है? सेंट्रल पोर्शन है एकदम स्टेम का, पेरेन्काइमेटस सेल्स का बिल्कुल बना होता है,
इसके बीच में स्पेस है बेटा, इसके बीच में स्पेस है, इसके बीच में इन्होंने बोला है कोई स्पेस नहीं है, ये बात गलत है। एक जगह इन्होंने बोला लार्ज इंटरसेल्यूलर स्पेस है, ये बात करेक्ट है। लार्ज इंटरसेल्यूलर स्पेस बोला है, ये बात करेक्ट है। देखो बेटा याद रखना, आपके पेरेन्काइमेटस सेल्स कॉर्टेक्स में भी होते हैं, पेरेन्काइमेटस सेल्स पिथ में भी होते हैं। पेरेन्काइमेटस सेल्स कॉर्टेक्स में भी होते हैं, पिथ में भी होते हैं। पिथ में जो आपके कॉर्टेक्स में जो पेरेन्काइमेटस सेल्स हैं, इसमें इंटरसेल्यूलर स्पेसेस होते हैं, ठीक है, इसमें आपके पास इंटरसेल्यूलर स्पेसेस होते हैं। और पिथ के पास जो पेरेन्काइमेटस सेल्स हैं, इसमें भी इंटरसेल्यूलर स्पेस है, अगर मैं डाइकोट के स्टेम की बात करूं तो। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 82। ये आपको किसका डायग्राम दिख रहा है यहाँ पे? ये आपके पास डाइकोट की स्टेम है। ये किसका डायग्राम दिख रहा है आपको? डाइकोट की स्टेम है। अब इस डाइकोट की स्टेम के अंदर आपको क्या क्या दिख रहा है? ये आपके पास सेमिल्यूनर पैच स्लेरेनकाइमा का बना हुआ, ये आपका पेरीसाइकिल है। पेरीसाइकिल के नीचे जस्ट आपको ये फ्लोयम दिख रहा है। यहाँ पर ये आपको जाइलम के बंडल्स दिख रहे हैं, और क्योंकि ये स्टेम है तो आपको एंडार्च कंडीशन में दिख रहा है, यानी अंदर की तरफ प्रोटोजाइलम है, बाहर की तरफ मेटाजाइलम है। तो ये प्रोटोजाइलम होगा और ये बाहर की तरफ मेटाजाइलम होगा, है ना। तो ये जो आपके पास होगा, ये कौन सा जाइलम होगा? मेटाजाइलम होगा। और जाइलम और फ्लोयम के बीच में कैम्बियम होगा, कैम्बियम होगा। अब देख लो जरा, मार्किंग देख लो, करेक्ट मार्किंग क्या होगी आपके पास? 1 फ्लोयम है, 2 प्रोटोजाइलम है, 3 मेटाजाइलम है, 4 कैम्बियम है। आंसर बी होगा, आंसर आपके पास बी होगा, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 83। क्या कह रहा है क्वेश्चन 83 हमको? आपको एंडोडर्मिस पहचानना है। ये फिर से आपके पास क्या है बेटा? एक डाइकोट की स्टेम है, क्योंकि रिंग की फॉर्म में वेस्क्यूलर बंडल है, तो डाइकोट की स्टेम है, और आपको इस डाइकोट की स्टेम में एंडोडर्मिस पहचानना है। ये जो बाहर की तरफ है बेटा, ये ट्राइकोम हेयर है या एपिडर्मल हेयर है? तो ये तो हेयर है, आपको पता है। यहाँ पर अगर आप लेबलिंग देखोगे तो आपको ये 2 लेयर्स दिख रही हैं। ये पूरा वेस्क्यूलर बंडल है, इसके बाहर 2 लेयर्स हैं। वो 2 लेयर्स क्या हो सकती हैं? एक पेरीसाइकिल की होगी, दूसरी एंडोडर्मिस की होगी, है ना। एक पेरीसाइकिल की होगी, दूसरी एंडोडर्मिस की होगी। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये बाहर की तरफ आपको एंडोडर्मिस दिख जाएगी, ठीक है। ये बाहर की तरफ आपको एंडोडर्मिस दिख जाएगी। इसमें ये जो अंदर की तरफ है ना, जो मार्किंग यहाँ पर नहीं की हुई है, अंदर की तरफ ये वाला कट किया हुआ है, ये होता तो आपके पास पेरीसाइकिल होता। यहाँ पर शायद दिखाया हुआ है, ये यहाँ पर शायद दिखाया हुआ है। ये जो है आपके पास, ये पेरीसाइकिल है। ये जो है आपके पास, ये पेरीसाइकिल है, ये पेरीसाइकिल है। और इसके अंदर आपको बंडल्स दिख रहे हैं, जो लेबलिंग इन्होंने यहाँ पर हटाई हुई है, ये आपके पास बंडल है। और सेंटर में पिथ होती है, सेंटर में पिथ होती है। तो इस डाइकोट की स्टेम में एंडोडर्मिस कहाँ है? 3, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? डी। आंसर क्या हो जाएगा? डी। आगे देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 84। ग्रास यानी कि मोनोकोट, मोनोकोट की स्टेम में हाइपोडर्मिस बनाना है। डाइकोट की स्टेम में हाइपोडर्मिस कॉलेनकाइमा का बना होता है, पर मोनोकोट में तो कॉलेनकाइमा होता नहीं, तो हाइपोडर्मिस स्लेरेनकाइमा का बना होता है। मोनोकोट की स्टेम में जो हाइपोडर्मिस होता है वो कॉलेनकाइमा का बना होता है। मोनोकोट की स्टेम में वेस्क्यूलर बंडल के बाहर जो बंडल शीट होती है वो भी स्लेरेनकाइमा की बनी होती है। मोनोकोट में जो ग्राउंड टिश्यू है मेजरली, वो पेरेन्काइमा का बना हुआ है, वो पेरेन्काइमा का बना हुआ है। तो यहाँ पे देखो, 1 का 2 नहीं है, 3 है, ये गलत हो जाएगा। 4 का 1 है, 3 का 1 नहीं है, गलत हो जाएगा। 3 का 3 है, 1 का 3 है, आंसर सी हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। मोनोकोट की स्टेम, मोनोकोट की स्टेम में जो पेरिफेरल वेस्क्यूलर बंडल होते हैं वो छोटे होते हैं सेंट्रल वंस के कंपैरिजन में। जी हाँ, सेंट्रल वेस्क्यूलर बंडल स्मॉल होता है नहीं, दोनों सेम साइज होते हैं नहीं। एक तो स्कैटर्ड वेस्क्यूलर बंडल होता है जिसमें बाहर वाले छोटे होते हैं सेंट्रल के कंपैरिजन में। आंसर होगा ए, आंसर होगा ए। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 86। फ्लोयम पेरेन्काइमा इज एब्सेंट इन, जहां पर जाइलम फ्लोयम कॉम्प्लेक्स टिश्यू बताया है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू बताया है, वहीं आपको बताया है कि जो फ्लोयम पेरेन्काइमा होता है वो मोनोकोट्स में नहीं होता। मोनोकोट्स के पास फ्लोयम का पेरेन्काइमा नहीं होता, नहीं होता। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 87, है ना। जो फ्लोयम फाइबर्स होते हैं वो सेकेंडरी फ्लोयम के टाइम बनते हैं। जो प्रोटोफ्लोयम और मेटाफ्लोयम में ये डिफरेंस है कि मेटाफ्लोयम में वो थोड़ा बिगर साइज का हो जाएगा आपके पास जो सीव ट्यूब सेल्स हैं। और एक और चीज अभी आपने देखी, फ्लोयम पेरेन्काइमा मोनोकोट के पास नहीं होता। अब ये देखो, ये स्ट्रक्चर आपको किसका दिखाई दे रहा है? ये स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रहा है बेटा, ये मोनोकोट की स्टेम है। क्यों? क्योंकि ये देखो स्कैटर्ड वेस्क्यूलर बंडल आपको देखने को मिल रहा है, जिसमें जाइलम है, जिसमें फ्लोयम है, बट ये स्कैटर्ड है, स्कैटर्ड वेस्क्यूलर बंडल आपको देखने को मिल रहा है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है मोनोकोट की स्टेम का। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 88। आपको स्टेटमेंट देखना है और करेक्ट स्टेटमेंट बताना है।
कितने करेक्ट स्टेटमेंट है आपको बताना है। डाइकोट की लीफ में क्यूटिकल नहीं होता, ऐसा तो नहीं है। एडेक्शियल साइड पे एपिडर्मिस की स्टोमेटा ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू अबेक्शियल साइड, गलत बेटा। डोर्सल साइड पे कम होते हैं, वेंट्रल साइड पे ज्यादा होते हैं, तो उल्टा लिखा हुआ है। अबेक्शियल साइड पे ज्यादा होते हैं, एडेक्शियल पे नहीं। डाइकोट की लीफ की बात की जा रही है, ठीक है। डाइकोट की लीफ में मीजोफिल ग्राउंड टिश्यू होता है, सही बात है। अडेक्शियल सर्फेस पे हो सकता है कभी कभी स्टोमेटा भी ना हो, सही बात है, क्योंकि आपका स्टोमेटा हाइपोस्टोमेटिक होता है डाइकोट की लीफ में, आपको ज्यादा वाटर का लॉस नहीं करना। दो स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर बी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 89। डाइकोट की लीफ में मीजोफिल कहां पर है? डाइकोट की लीफ में मीजोफिल कहां पर है? एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स के बीच में, अडेक्शियल एपिडर्मिस और अबैक्शियल एपिडर्मिस के बीच में, एंडोडर्मिस पेरीसाइकिल के बीच में, पेरीसाइकिल वेस्कुलर बंडल के बीच में। तो याद रखो पेरीसाइकिल और ये कॉर्टेक्स की बात हम लीफ में करते ही नहीं। एक एपिडर्मिस होता है, एक ग्राउंड टिश्यू होता है, बाकी वेस्कुलर बंडल होते हैं, ठीक है। तो एक अडेक्शियल और अबैक्शियल एपिडर्मिस के बीच में सारा का सारा ग्राउंड टिश्यू है, मीजोफिल ही है, आंसर बी हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 90, आपको इनकरेक्ट बताना है डाइकोट की लीफ के बारे में। अच्छा, डाइकोट की लीफ में जो अबैक्शियल सरफेस है वहां पेलिसेड पेरेन्काइमा मिलता है, मेड अप ऑफ एलोंगेटेड सेल्स, पहला ही स्टेटमेंट गलत है। अबैक्शियल सरफेस पे आपको स्पंजी पेरेन्काइमा मिलता है। स्पंजी पेरेन्काइमा ओवल और राउंड है, जी हाँ। स्पंजी पेरेन्काइमा में स्पेसेस हैं बीच में, बिल्कुल है। पेरेन्काइमा ऑन अडेक्शियल साइड ऑफ लीफ आर अरेंज वर्टिकली एंड पैरेलल टू ईच अदर। अडेक्शियल पे पेलिसेड पेरेन्काइमा है और वो वर्टिकल और पैरेलल टू ईच अदर है, जी हाँ। तो करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपके पास क्या हो जाएगा? ए। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 91, आपको स्टेटमेंट्स देखने और बताना है। वैस्कुलर बंडल का जो साइज होता है लीफ में, वो वेन्स के साइज पे डिपेंड करता है, बिल्कुल करता है। जो लीफ में वैस्कुलर बंडल होते हैं उनके बाहर स्क्लेरेन्काइमा की बनी हुई बंडल शीट होती हैं, बिल्कुल होती हैं। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है बेटा, आंसर सी होगा, आंसर सी होगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 92, आपको ये दोनों लीफ दिखाई दे रही है, दोनों लीफ है, ये स्टेम नहीं है, दोनों लीफ है, क्योंकि दोनों तरफ एपिडर्मिस है, तो ये स्टेम नहीं हो सकती, ये लीफ है। अब स्टेम वाले ऑप्शंस आप कट कर दोगे। लीफ के अंदर अगर आप देखोगे बेटा, यहाँ पर आपको दो तरीके के टिश्यू मिल रहे हैं, पेलिसेड और स्पंजी, ये डाइकोट की लीफ है। लेकिन ऊपर नीचे से दोनों एक जैसी आइसोबाइलेटरल, ये मोनोकॉट की लीफ है, ये मोनोकॉट की लीफ है। तो वन मोनोकॉट की लीफ है और दूसरी आपके पास डाइकोट की लीफ है, आंसर डी होगा, आंसर डी होगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 93, इनमें से कौन सा आइसोबाइलेटरल लीफ के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट है? क्या सब एंजियोस्पर्म के पास आइसोबाइलेटरल लीफ होती है? नहीं, आइसोबाइलेटरल लीफ मोनोकोट्स में होती है, और एंजियोस्पर्म्स में मोनोकोट्स होते हैं तो डाइकोट्स भी होते हैं। अच्छा, दो डिफरेंट टाइप के मीजोफिल होते हैं आइसोबाइलेटरल लीफ में, नहीं, सारे सेम होते हैं, दो अलग अलग नहीं होते। स्टोमेटा यहाँ पर आपको दोनों सरफेस पे मिलेगा, जी हाँ, जी हाँ। स्टोमेटा मीजोफिल के, अच्छा मीजोफिल, मीजोफिल के दोनों सरफेस पे नहीं होता बेटा, एपिडर्मिस के, एपिडर्मिस के दोनों सरफेस पर स्टोमेटा होता है आइसोबाइलेटरल लीफ में, इसलिए इसको एम्फीस्टोमेटिक लीफ बोलते हैं। क्या यहाँ पे वेस्कुलर बंडल सेम साइज के होते हैं? बिल्कुल, क्योंकि पैरेलल वेनेशन है ना, सारी वेन सेम है, तो वेस्कुलर बंडल भी सेम है, तो इनकरेक्ट क्या हो जाएगा? बी। अच्छा, आपको करेक्ट बताना है ना, आपको करेक्ट बताना है आइसोबाइलेटरल लीफ के बारे में, ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है, और आपके पास आंसर होगा बेटा डी, डी। सब एंजियोस्पर्म में नहीं होता, दो अलग अलग मीजोफिल नहीं मिलते, स्टोमेटा आपको दोनों सरफेस ऑफ मीजोफिल पे नहीं मिलता, करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा? डी, करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा? डी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 95, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है बुलीफॉर्म सेल्स के बारे में। ये सेल्स मोनोकॉट में मिलते हैं, ये सेल्स अबैक्शियल सरफेस पर होते हैं, नहीं अडैक्शियल सरफेस पर होते हैं, ये एम्प्टी सेल्स है। ये अगर फ्लैसिड होंगे तो लीफ अंदर की तरफ कर्ल कर जाएगी, ये वाटर लॉस को मिनिमाइज करते हैं, सारी बातें सही हैं, यही स्टेटमेंट कर रहे थे, क्योंकि अबैक्शियल सरफेस पे नहीं बेटा, ऊपर की तरफ डोर्सल साइड यानी कि अडैक्शियल सरफेस पर होते हैं, ये अडैक्शियल सरफेस पर होते हैं। आगे देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 96, ये क्या है आपके पास? ये एक मोनोकोट की लीफ है आपके पास, ये एक मोनोकोट की लीफ है आपके पास। यहां पर ये होता है आपका अडैक्शियल सरफेस, ये तरफ होती है आपकी अबैक्शियल सरफेस। इस वैस्कुलर बंडल में ये आपके पास जाइलम है, और ये बेटा आपके पास फ्लोयम है। तो जरा मार्क कर लो, वन अडैक्शियल है, टू अबैक्शियल है, टू अबैक्शियल है, थ्री फ्लोयम है और फोर जाइलम है, थ्री फ्लोयम है और फोर जाइलम है, आंसर सी होगा, आंसर सी होगा।
ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 97, प्लांट की गर्थ इंक्रीज होना, इसमें इंटर कैलरी और एपिकल मेरिस्टेम काम नहीं करेंगे, इसमें लेटरल मेरिस्टेम काम करेगा क्योंकि ये सेकेंडरी ग्रोथ है और ये दोनों प्राइमरी मेरिस्टेम होते हैं। ठीक है, गर्थ में इंक्रीज हो रहा है। आगे देखो वेस्क्यूलर कैम्बियम की बात हो रही है, तो वेस्क्यूलर कैम्बियम क्या मेरिस्टेमैटिक होगा? बिल्कुल मेरिस्टेमैटिक है। क्या वेस्क्यूलर कैम्बियम पैचेस की फॉर्म में प्रेजेंट होता है यंग स्टेम में जाइलम और फ्लोएम के बीच में? जी हाँ। और वो सिंगल लेयर बनाता है जाइलम और फ्लोएम के बीच में, बिल्कुल सिंगल लेयर का बना हुआ पैचेस की फॉर्म में जाइलम और फ्लोएम के बीच में होता है, जो बाद में जाकर एक कंप्लीट रिंग बनाता है, कैम्बियल रिंग बनाता है। सारी स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर डी हो जाएगा। सारी स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर डी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 99, डाइकोट की स्टेम में कैम्बियम सेल्स प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, डाइकोट की स्टेम में कैम्बियम सेल जाइलम और फ्लोएम के बीच में होते हैं, उन्हें आप इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम बोलते हो। जो बीच में मेडुलरी रेज है वो इंटरफेसिकुलर बनाते हैं, जाइलम फ्लोएम के बीच में इंट्राफेसिकुलर होता है। आगे देखो, जो आपके पास इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है यानी वेस्कुलर बंडल्स के बीच में, वो किससे बने हैं? मेडुलरी रेज, पेरेनकाइमेटस मेडुलरी रेज, अभी बताया मैंने आपको, है ना। तो इंटर और इंट्रा का ध्यान रखना, जाइलम फ्लोएम के बीच में इंट्रा, बंडल्स के बीच में इंटर। आगे देखो 101, कैम्बियल रिंग जो है वो नए सेल बनाती है। क्या वो सिर्फ अंदर की तरफ नए सेल बनाती है, सिर्फ बाहर की तरफ बनाती है? बेटा वो दोनों तरफ बनाती है। अंदर की तरफ वो सेकेंडरी जाइलम बनाती है, बाहर की तरफ वो सेकेंडरी फ्लोएम बनाती है, पर दोनों तरफ बनाती है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 102, कैम्बियल रिंग कट्स ऑफ न्यू सेल्स, कैम्बियल रिंग नए सेल्स बनाती है, पित्त की तरफ सेकेंडरी जाइलम बनाती है, बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम बनाती है। पित्त की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम नहीं बनाती, पित्त की तरफ सेकेंडरी कैम्बियम नहीं बनाती, पित्त की तरफ सेकेंडरी मेडुलरी रेज नहीं बनाती, पित्त की तरफ सेकेंडरी जाइलम बनाती है। आंसर डी होगा, आंसर डी होगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 103, कैम्बियल रिंग कट ऑफ, कैम्बियल रिंग जाइलम बनाती है, फ्लोएम बनाती है, लेकिन आपकी एनसीईआरटी बताती है कि सेकेंडरी जाइलम थोड़ा ज्यादा बनता है, अंदर की तरफ उसकी एक्टिविटी ज्यादा है, तो मोर सेल्स ऑन इनर साइड, मोर सेल्स ऑन इनर साइड, इसी प्रेशर की वजह से तो आपका प्राइमरी और सेकेंडरी फ्लोएम खत्म होने लगता है ना, वो सेल्स बर्स्ट होने लगता है क्योंकि अंदर की तरफ बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो रहा है। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 104, सेकेंडरी जाइलम फॉर्म अ कंपैक्ट मास। अब अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम बहुत ज्यादा बन रहा है ना, नंबर इंक्रीज हो रहा है, वो एक कंपैक्ट मास बना लेता है। कैम्बियम जो है वो बाहर की तरफ लेस एक्टिव है, ये बात सही है, और क्योंकि कैम्बियम बाहर की तरफ कम एक्टिव है यानी अंदर की तरफ ज्यादा एक्टिव है, इसी वजह से सेकेंडरी जाइलम कंपैक्ट मास बनाते हैं। तो ये करेक्ट भी है और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है बेटा, ये करेक्ट भी है और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, आंसर ही हो जाएगा, आंसर ही हो जाएगा। आगे देखो जरा क्वेश्चन नंबर 105, किसकी बात हो रही है? सेकेंडरी मेडुलरी रेज। सेकेंडरी मेडुलरी रेज वाइड बैंड नहीं है, नैरो बैंड है। मेडुलरी रेज जब इंटरवेसिकुलर कैम्बियम बनाएगा उससे सेकेंडरी मेडुलरी रेज आते हैं, ये नैरो बैंड है जो पेरेनकाइमा के बने हुए हैं, ये नैरो बैंड है जो पेरेनकाइमा के बने होते हैं। आगे देखो 106, इनमें से कौन सा कैम्बियल रिंग के बारे में करेक्ट है? सेकेंडरी जाइलम प्राइमरी जाइलम को क्रश करता है? नहीं, प्राइमरी जाइलम बिल्कुल सेफ रहता है, उसको कुछ नहीं होता। सेकेंडरी जाइलम प्राइमरी फ्लोएम को क्रश करेगा और सेकेंडरी फ्लोएम को क्रश करेगा, दोनों को क्रश करता है, दोनों सेल्स को क्रश करता है, पर अंदर की तरफ प्राइमरी जाइलम सेफ रहता है, अंदर की तरफ प्राइमरी जाइलम सेफ रहता है। यहाँ देखो आपको किसका डायग्राम दे रखा है, आपको यहाँ पर सेकेंडरी जाइलम पहचानना है, तो आपको डाइकोट की स्टेम की सेकेंडरी ग्रोथ दिखाई हुई है बेटा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा? ये आपके पास कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स में आपको पता है एक फेलोजन होता है जिसे आप कोर्क कैम्बियम बोलते हो, जो बाहर की तरफ फेलम बनाता है, अंदर की तरफ फेलोडर्म बनाता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर अगर आप देखोगे, इसको अगर आप अपनी कैम्बियल रिंग मानोगे बेटा, तो ये बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम, अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम बनाता है। तो ये जो अंदर की तरफ बना है ये आपका सेकेंडरी जाइलम है, ये आपकी मेडुलरी रेज है, ये आपकी मेडुलरी रेज है, और ये जो बाहर की तरफ बनाता है ये सेकेंडरी फ्लोएम है ना। तो मार्किंग कर ले हम जरा यहाँ पे, तो ये आपके पास क्या है? ये आपके पास क्या है? मेडुलरी रे, मेडुलरी रे। अंदर की तरफ जो ये बना रहा है सेकेंडरी जाइलम, बाहर की तरफ जो ये बना रहा है सेकेंडरी फ्लोएम। आपको सेकेंडरी जाइलम पहचानना है, आंसर सी हो जाएगा, सेकेंडरी जाइलम का आंसर सी हो जाएगा। आगे देखो, स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड की बात आ रही है।
तो कैम्बियम की जो एक्टिविटी होती है वो फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स पे भी डिपेंड करती है और एनवायरनमेंट पे भी डिपेंड करती है। स्प्रिंग सीजन में वो एक्टिविटी ज्यादा है, लेकिन विंटर की अगर मैं बात करूं, ऑटम की अगर मैं बात करूं, तो कैम्बियल एक्टिविटी थोड़ी कम हो जाती है। तो ये एनवायरनमेंट पे डिपेंडेंट है, फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है। आंसर बोथ ए एंड बी हो जाएगा। आगे देखो, स्प्रिंग में क्या होता है कैम्बियम, स्प्रिंग में ज्यादा जाइलरी एलिमेंट्स बनते हैं और वाइडर कैविटीज वाले बनते हैं। ज्यादा एलिमेंट्स बनते हैं और वाइडर कैविटीज वाले बनते हैं। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 110, आपको ऑटम वुड, स्प्रिंग वुड नहीं, ऑटम वुड की कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है बेटा। डार्क होती है कलर में, डेंसिटी ज्यादा होती है, अब वाइडर वेसल्स नहीं बनते, नैरो वेसल्स बनते हैं। ये सारे फीचर्स स्प्रिंग वुड के हैं और ये जो फीचर्स हैं आपके पास, ये ऑटम वुड के हैं। ये ऑटम वुड के हैं। तो ऑटम वुड के कौन कौन से हैं? 2, 4 और 6। आंसर हो जाएगा सी। आंसर हो जाएगा सी। आगे देखो 111, एनुअल रिंग्स। आपका स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड की वजह से ऑल्टरनेट कंसेंट्रिक रिंग्स बनती हैं। दो तरीके की रिंग्स हैं, दो तरीके के वुड्स हैं, स्प्रिंग वुड ऑटम वुड, स्प्रिंग वुड ऑटम वुड। तो ऑल्टरनेट है, कंसेंट्रिक रिंग्स बन रही हैं दो टाइप की, मिलकर एनुअल रिंग बनाते हैं, जिससे आप एज पता करते हो उस प्लांट की, है ना। आंसर क्या हो जाएगा? सी। आंसर क्या हो जाएगा? सी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 112, हार्ट वुड। आप दो तरीके की वुड पढ़ते हो, हार्ट वुड और सैप वुड। जब थोड़ा एज में बड़ा हो जाता है आपका प्लांट, तो जो अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम बनता है बेटा, वो मेजरली अपने अंदर डिपोजिशन कर लेता है और हार्ट वुड बनाता है। लेकिन पेरिफेरल में कुछ सैप वुड होता है, ठीक है। तो हार्ट वुड क्या है? डार्क है एकदम कलर में। कैसा है? डार्क है कलर में और उसमें काफी सारा डिपोजिशन है। आगे देखेंगे हार्डवुड के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। क्या वो लाइट होता है? नहीं। उसमें डेड एलिमेंट्स हैं? जी हाँ, डिपोजिशन से डेड एलिमेंट्स हैं। सुबेरिन प्रेजेंट है? नहीं। डेड टिश्यू लिग्निन है, लिग्निफाइड है, सुबेरिन नहीं है, लिग्निफाइड है, ठीक है। अच्छा, इट इज रेजिस्टेंट टू अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जी हाँ। इट कंडक्ट वाटर एंड प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लांट। क्या ये वाटर कंडक्शन कर रहा है? देखो मैकेनिकल सपोर्ट कर रहा है, पर अब ये वाटर कंडक्शन नहीं कर पाएगा, बहुत डिपोजिशन हो चुका है इसके अंदर, है ना। तो ये वाटर कंडक्शन नहीं कर पाता, बट ये मैकेनिकल सपोर्ट देता है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि वाटर कंडक्ट ये नहीं कर पाता। तो आप बताइए कौन कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। ये यहाँ पर आपके पास डेड एलिमेंट वाला स्टेटमेंट करेक्ट है और ये करेक्ट है, दो स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर ही हो जाएगा। आंसर ही हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 114, असर्शन रीजन आ रहा है आपके पास। कोर्क कैम्बियम हमें क्यों चाहिए? वेस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी की वजह से। जी हाँ, आपका वेस्कुलर कैम्बियम क्या करता है? सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम बनाता है। अब अंदर वाले सेल्स की ग्रोथ की वजह से एक्सटर्नली प्रेजेंट कुछ सेल्स की वहां पर डेथ होने लगती है, तो उसको रिपेयर करना पड़ेगा, इसलिए वहां पर कोर्क कैम्बियम आता है। फेलोजन जो होता है वो एंडोडर्मिस के नीचे होता है। फेलोजन कॉर्टेक्स में होता है बेटा, कॉर्टेक्स एंडोडर्मिस के अबव है। तो फेलोजन कभी बिलो एंडोडर्मिस हो ही नहीं सकता, क्योंकि फेलोजन जो है, कोर्क कैम्बियम जो है, वो कॉर्टेक्स में होता है और कॉर्टेक्स अबव एंडोडर्मिस होता है। तो ये गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा? असर्शन सही है बट रीजन फॉल्स है, आंसर डी हो जाएगा। आंसर डी हो जाएगा। आगे देखो 115, फेलोजन किसका बना है? फेलोजन आपका कोर्क कैम्बियम है, आपका कोर्क कैम्बियम है। ये आपके पेरेनकाइमेटस सेल्स का बना हुआ है, जो अब मेरिस्टेमेटिक सेल्स की तरह बिहेव करेंगे, क्योंकि अब वो डिवाइड करेंगे, है ना। तो पेरेनकाइमा नहीं, अब ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं। ये नैरो और थिन वॉल्ड मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं। ये कैसे हैं बेटा? नैरो और थिन वॉल्ड मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, ठीक है। आगे देखो 116, फेलोजन क्या कट करता है? तो फेलोजन बाहर की तरफ कोर्क बनाता है, जिसे आप फेलम भी बोलते हो, अंदर की तरफ सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाता है, जिसे आप फेलोडर्म भी बोलते हो। तो बाहर की तरफ फेलम है, अंदर की तरफ फेलोडर्म है, आंसर डी हो जाएगा। फेलम को कोर्क भी बोलते हैं, फेलोडर्म को सेकेंडरी कॉर्टेक्स भी बोलते हैं। आगे देखेंगे 107, जो ये बाहर की तरफ कोर्क है, ये इम्परवियस टू वाटर है, क्योंकि इसमें सुबेरिन है। देखो सुबेरिन दो जगह है, डाइकोट और मोनोकोट की रूट के एंडोडर्मिस में सुबेरिन है और कोर्क में सुबेरिन का डिपोजिशन है, ठीक है। लेकिन हार्डवुड में लिग्निन का डिपोजिशन है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 118, बार्क की बात की गई है। बार्क आप किसको कहते हो? एवरीथिंग आउटसाइड वेस्क्यूलर कैम्बियम इज नोन एज बार्क। तो बार्क में सेकेंडरी फ्लोएम भी आएगा, बार्क में पेरिडर्म भी आएगा। जो भी चीजें आपके वेस्क्यूलर कैम्बियम के बाहर है, वो सब बार्क होती हैं। तो सेकेंडरी फ्लोएम भी इसमें आएगा, पेरिडर्म भी इसमें आएगा, जिसमें सेकेंडरी कॉर्टेक्स, कोर्क कैम्बियम, कोर्क सब कुछ आता है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 119, फेलोडर्म। फेलोडर्म आप किसको कह रहे हो? सेकेंडरी कॉर्टेक्स को, जो फेलोजन से बना है बेटा। ये पेरेनकाइमेटस इन नेचर होता है, ये पेरेनकाइमा का बनता है, ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम बनता है।
लेंटिसेल्स कैसे बन रहे हैं? अगेन आपके कोर्क कैम्बियम के फंक्शन की वजह से एक्सटर्नल प्रेजेंट जो कुछ सेल्स हैं उनका ब्रेकडाउन हो जाता है, एपिडर्मल के सेल्स टूट जाते हैं, वहां पर लेंस शेप्ड ओपनिंग बनती है जिसे लेंटिसेल्स बोलते हैं। ये लेंस शेप्ड ओपनिंग होती है, ये लेंस शेप्ड ओपनिंग होती है। आगे देखेंगे 121, यहाँ आपको ये लेंटिसेल्स दिखाया हुआ है, एपिडर्मल के सेल्स में ये ओपनिंग होती है। तो ये जो सबसे बाहर आपको सेल्स दिखाई दे रहे हैं ये एपिडर्मिस के हैं, इसके नीचे कुछ कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स हैं, और ये बर्स्ट होना या ये ब्रेक क्यों हुआ है? आपके कोर्क कैम्बियम की एक्टिविटी की वजह से। तो ये आपके पास आपका कोर्क कैम्बियम है जिसे आप फेलोजन भी कहते हैं, जिसे आप फेलोजन भी कहते हैं, और इसके अंदर की तरफ आपके पास सेकेंडरी कॉर्टेक्स है जिसे आप फेलोडर्म भी कहते हैं, जिसे आप फेलोडर्म भी कहते हैं। ठीक है, तो 1 कॉम्प्लीमेंट्री सेल है नहीं, 2 कॉर्क कैम्बियम है जी हाँ, 3rd सेकेंडरी कॉर्टेक्स है नहीं, 4th एपिडर्मिस है नहीं, आंसर बी हो जाएगा, आंसर आपके पास बी हो जाएगा। आगे देखो 122, सनफ्लावर की रूट यानी डाइकोट की रूट, डाइकोट की रूट में वैस्कुलर कैम्बियम कौन से टिश्यू से ओरिजिनेट हुआ? अब आप रूट की बात करो, रूट में रेडियल वैस्कुलर बंडल होता है, तो रेडियल वैस्कुलर बंडल में आप क्या कह रहे हो? होता पेरिसाइकिल से ये सेकेंडरी ग्रोथ रूट के अंदर, आपको पता है। तो वो जो वैस्कुलर कैम्बियम बन रहा है, बाहर की तरफ फ्लोएम है, तो फ्लोएम बंडल के नीचे, फ्लोएम बंडल के नीचे के सेल्स हैं, पेरिसाइकिल के सेल्स हैं। अच्छा, क्या वो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम के बने हुए हैं? क्या उन्हें आप इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बोलोगे? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम तो हम मेडुलरी रेज में बात करते हैं, तो नहीं। तो आंसर आप क्या दे दोगे? बोथ एंड। बेटा पेरिसाइकिल के सेल्स हैं, फ्लोएम बंडल के नीचे है ना, फ्लोएम बंडल के नीचे और प्रोटोजाइलम के ऊपर। अभी ये रूट है ना, तो एक्सार्च कंडीशन है, तो प्रोटोजाइलम के ऊपर और फ्लोएम बंडल के नीचे, इस तरीके से रेडियली मान लेते हैं आपके पास प्रेजेंट है। यहां पर अगर मैं मान लेती हूँ जाइलम है ना, और यहां पर अगर अपने मान लेते हैं फ्लोएम है, फ्लोएम थोड़ा सा एक लेयर ऊपर प्रेजेंट होता है। अब यहां पर बीच में इस तरीके से वेवी पेरिसाइकिल है जो कि सेकेंडरी ग्रोथ करता है। तो बेटा ये आपके फ्लोएम के तो नीचे आ गया, लेकिन ये आपकी एक्सार्च कंडीशन है, बाहर की तरफ प्रोटोजाइलम है, प्रोटोजाइलम के ऊपर है। तो इसको याद रखना, जहां से वेस्कुलर कैम्बियम ओरिजिनेट होगा वो क्या है? बिलो फ्लोएम बंडल, पेरिसाइकिल का बना हुआ, एंड ऑल्सो अबव प्रोटोजाइलम। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 123, सेकेंडरी ग्रोथ किसमें नहीं होती? मोनोकोट में, मोनोकोट में कभी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। आगे देखो 124, अब ये किसका डायग्राम आपको यहाँ पर दे रखा है? अगेन रूट की ग्रोथ का डायग्राम आपको दे रखा है। तो यहाँ पर आपको कौन कौन से सेल्स दिखाई दे रहे हैं बेटा? ये आपके पास फ्लोएम है देखो, और ये आपके पास जाइलम है, ये आपके पास जाइलम है, और ये रूट है। तो रूट में एक्सार्च कंडीशन होती है, तो बाहर की तरफ प्रोटोजाइलम होती है। ये जो बाहर की तरफ आपको दिख रही है ना, ये प्रोटोजाइलम है, क्योंकि ये रूट है और इसमें एक्सार्च कंडीशन है। ठीक है, अब ये जो इन्होंने सेकंड मार्किंग यहाँ पर की हुई है, ये देखो यहाँ पे आपके प्रोटोजाइलम के बाहर है आपकी। अच्छा, किसकी मार्किंग की हुई है यहाँ पर इन्होंने? 1 के अंदर ये लेयर क्या होगी? ये पेरिसाइकिल की लेयर होगी, ये पेरिसाइकिल की लेयर होगी। बाहर की तरफ जो आपको दिखाई दे रहा है, बाहर की तरफ जो आपको दिखाई दे रहा है, ये एंडोडर्मिस है। एंडोडर्मिस के अंदर जो आपको दिख रहा है ये पेरिसाइकिल है ना, और यहाँ पर ये जो पूरी रिंग बन रही है ये आपकी कैम्बियल रिंग है। तो 3rd आपकी कैम्बियल रिंग है, ये देखो ये जो बन रही है, फ्लोएम के नीचे और प्रोटोजाइलम के ऊपर, फ्लोएम के नीचे और प्रोटोजाइलम के ऊपर। ठीक है, तो आपको कैम्बियल रिंग पहचाननी है, तो ये आपकी कैम्बियल रिंग है बेटा। 3 होगा आंसर, 3 होगा आंसर। वैसे ये क्या है? ये बाहर की तरफ प्रोटोजाइलम है, उसके बाहर ये जो लेयर है ये पेरिसाइकिल है, ये पेरिसाइकिल है, और बाहर वाली जो कवरिंग है वो एंडोडर्मिस है, वो एंडोडर्मिस है। और जो उसके बाहर आपको दिख रही है यहाँ पे बाहर, तो क्या अंदर की तरफ दिख रही है आपको? ये आपकी कैम्बियल रिंग है, ये रही, ये आपकी कैम्बियल रिंग है। जो वेवी है बाद में फिर कंप्लीट सर्कल ले लेती है, फ्लोएम के बिलो और प्रोटोजाइलम के अबव, ये है आपकी कैम्बियल रिंग। तो आंसर क्या होगा? बी। ठीक है, आगे देखो, तो यहाँ पर हमने बधाई हो आपको बहुत बहुत, एक और चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया, आपका एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स है ना। तो एनाटॉमी कंप्लीट कमेंट सेक्शन में लिख देना, एनाटॉमी कंप्लीट कमेंट सेक्शन में लिख देना,
इसी तरीके से रिवाइज करते रहो सारे चैप्टर्स, धीरे धीरे कर कर पूरी बायोलॉजी चीट शीट कंप्लीट हो जाएगी और आप खुद देखोगे आपका कॉन्फिडेंस कितना इंक्रीज हो गया। मेरे साथ अगर आप सॉल्व करते हो बेटा, तो मेरे लिए यही यही हिदायत है मेरी तरफ से आप लोगों के लिए कि प्लीज ऑनेस्टली सॉल्व करो, कहीं से आंसर्स ढूंढो मत, ऑलरेडी देखो मत, खुद से सॉल्व करो। और जो गलती हो रही है, ऑनेस्ट गलती हो रही है, उसको जाकर रिवाइज करो, मिस्टेक नोटबुक में लिखो, उसको जाकर रिवाइज करो, तभी आपको एक्चुअल इसका फायदा होगा, वरना कोई फायदा नहीं होगा, है ना। तो मार्क्स बता देना कमेंट सेक्शन में और एनाटॉमी कंप्लीट जरूर लिख देना। अगले लेक्चर में मिलेंगे, एक और चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू।